आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 1 का, और इस सबक का उन्वान है नावल। यहाँ बच्चों मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बेवाह का कुछ हिस्सा भी हमें सबक के तौर पर मुताले के लिए दिया गया है। असल जो नावल है बेवाह, ये 16 बाब पर मुश्तमिल है, 16 चैप्टर्स है। यहाँ पर 8 चैप्टर्स हमारे मुताले के लिए दिए गए थे, 8 का हमने मुताला किया है, समझा है कि नावल बेवाह में क्या पैगाम देना चाहते हैं, मुंशी प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं। और इसके अलावा हमने नावल की तारीफ के हवाले से भी मालूमात हासिल की है, नावल क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की जिंदगानी के हवाले से हमने मालूमात हासिल की इस सबक के अंदर, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश वगैरह के हवाले से, साथ ही मुंशी प्रेमचंद की तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से भी हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। यहाँ बच्चों मैं सबक का 11वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम दरसी किताब में इस सबक से मुतालिक दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। 3 सवाल इस सबक से ताल्लुक़ रखते हुए दिए गए हैं, जिनके जवाब मैंने लिखे हैं। इनके हम मुताला करेंगे, समझेंगे इस जवाब को किस तरह से लिखा जाएगा और फिर तैयारी किस तरह की जाएगी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों, सबक का 11वां हिस्सा है ये, और इसका उन्वान है मश्की सवालात। यहाँ हम सवालातों की मश्क करेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए दिया गया है बच्चों कि प्रेमचंद की नावल निगारी की खुसूसियात पर एक तनकीदी मजमून लिखिए। तनकीदी मजमून आपको लिखना है किस चीज के ऊपर? प्रेमचंद की नावल निगारी की खुसूसियात, खासियत के ऊपर तनकीदी मजमून लिखना है। प्रेमचंद की जो नावल निगारी की खुसूसियात मैंने आपको बताई हैं, जिसका सबक के दौरान हमने मुताला किया है, समझाते हुए आ रहा था मैं, अब उसके ऊपर आपसे एक तनकीद मांगी गई है। तनकीद के माने होते हैं बच्चों दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, यानी सच्चाई और उसके अंदर झूठ क्या है ये बातें आया कर देना, बयान कर देना। किसी भी तख्लीक की जब तनकीद की जाती है तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों खोलकर जाहिर कर दी जाती है। अच्छाई है तो वो भी सफाई के साथ बयान कर दी जाती है, सच्चाई के साथ बयान कर दी जाती है, और अगर तख्लीक में बुराइयां हैं तो वो बुराइयां भी साफ गोई के साथ पेश कर दी जाती हैं और मंजर आम पर ले आती हैं। बच्चों जब हम पढ़ते हैं, अमूमन जब हम आम इंसान की तरह किताब पढ़ते हैं या कोई नावल वगैरह कोई अफसाना पढ़ते हैं, तो हमारा नज़रिया तनकीदी नहीं होता, हम मज़े के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जब अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत कोई चीज़ का मुताला करती है, किसी तख्लीक का मुताला करती है, तो वो अदबी एतबार से करती है। अब वहाँ पर तनकीद सामने आती है। उसके बाद तनकीद पढ़ने के बाद, जब हम किसी अदबी तनकीद का मुताला करते हैं, उसके पढ़ने के बाद हमें पढ़ने का सलीका आ जाता है, हमें कलाम की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता चल जाती हैं, उसके अंदर वस्फ क्या हैं, उसके अंदर कमियाँ क्या हैं, इन बातों का हमें मालूम हो जाता है। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं तो उन चीज़ का, उस तख्लीक का हमारे ऊपर दुगना असर होता है। जिस मकसद से वो लिखी गई है वो उस अपने मकसद को पा लेती है। तो इस तरह से तनकीद की जाती है। तो तनकीद के हवाले से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने तनकीद के हवाले से भी बात की है। यहाँ पर प्रेमचंद की नावल निगारी की बात की जा रही है कि प्रेमचंद की नावल निगारी की खुसूसियात क्या क्या हैं, उनके आपके ऊपर आपको तनकीदी एक नोट लिखना है और मजमून लिखना है। बच्चों प्रेमचंद की एक बार फिर हम बात कर लेते हैं कि प्रेमचंद की नावल निगारी अपने अहद की अक्कासी करती है। प्रेमचंद की नावल निगारी के जरिए हम आपके दौर की तारीख का मुताला कर सकते हैं, क्या चल रहा था, किस तरह का दौर था, किस तरह का समाज था, मुआशरे की हकीकत आपने बिल्कुल हूबहू अपने नावलों के अंदर बयान की है। अफसानों का भी यही हाल है, और जो दीगर कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की आती हैं उनका भी यही हाल है कि हर कहानी अपने दौर की अक्कासी करती है। अपने जो सहते हैं प्रेमचंद, जो देखते हैं मुआशरे के बीच के अंदर रहते हुए, समाज की बुराइयों को देखते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं, उनकी हूबहू अपने नावलों के अंदर सच्चाई के साथ अक्कासी कर देते हैं। साथ ही आपका दूसरा नज़रिया इस्लाह का रहता है, इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। आपको समाज का मुसलह माना जाता है जो इस्लाह की कोशिश करे, बुराइयों को सामने लाने के लिए जो पीछे जो आपका नज़रिया है वो बुराइयों को दिखाने का तो है, साथ ही बुराइयों की इस्लाह करने का नजरिया भी है कि आप बुराइयों को सामने लाकर इस्लाह करना चाहते हैं, आप मजाक बनाना नहीं चाहते। अगर किसी की बुराइयां सामने लाते हैं तो इसका माना यह नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको सच्चाई बताई जा रही है, उसके साथ सफाई की जा रही है,
उसको बताया जा रहा है कि तेरे अंदर ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर कर लिया जाए। मुआशरे के अंदर कमियां हैं, इन कमियों को दूर कर लिया जाए। नावल बेवा के अंदर भी आपने मुआशरे के अंदर बेवाओं के साथ जो सलूक किया जाता था उस सलूक को खराब बताया है, और उस खराबी को, वो जो बेवाओं के साथ बर्ताव किया जाता है, मंजर आम पर लेकर आए हैं। छोटी छोटी बातों से बड़ी बात की वजाहत करने की आपने कोशिश की, बड़ी बात, बड़ा पैगाम देने की कोशिश की है। बेवाओं को मुआशरे के अंदर इज्जतदार जिंदगी, ऐसी जिंदगी, खुद मुख्तारी की जिंदगी जो हो, वो जीने का बिल्कुल हक है और वो जी सकती हैं। क्योंकि बेवा हो जाने के बाद जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो उसमें बेवा होने में इनका कोई कसूर नहीं है, कोई परेशानी इनको जिंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। इनकी जिंदगी आसानी से गुजरनी चाहिए, खुद मुख्तारी से गुजरनी चाहिए। तो वो जो मसला था आपने अपने नवलों के जरिए दिखाया। तो जो खुसूसियात की बात हो रही है, तो आपके नावल के अंदर साफ गोई पाई जाती है, सच्चाई पाई जाती है। आपके नावलों के अंदर मैंने बताया तारीख की अक्कासी होती है, तारीख का पता चलता है। गांधी जी की जो तहरीक चल रही थी, अलग अलग तहरीक के अंदर, अलग अलग वक्तों के अंदर आपने जो तहरीक चलाई, उन तहरीकों के असर भी आपके कलाम में मिलते हैं, आपकी तख्लीकात में मिलते हैं। चाहे वो अदम ताउन हो, चाहे वो देसी का जो आपने तहरीक चलाई थी वो तहरीक हो, या फिर आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए जो आपने ताकीद की थी, कुछ भी हो, वो आपके कलाम के अंदर, प्रेमचंद के कलाम के अंदर नजर आती है। तो दौर की अक्कासी करती है। दूसरी बात, मुआशरे के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों को आप साफ तौर पर अपनी तख्लीकात में इस्तेमाल करते हैं, मुआशरे की बुराइयों को दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अंदर सुधार हो जाए। अगली बात जो इसके ऊपर है, प्रेमचंद की खुसूसियात के ऊपर, तो बच्चों प्रेमचंद के जो किरदार होते हैं वो आवाम से जुड़े हुए होते हैं, आम इंसान होते हैं। वो इंसान होते हैं कि जो कमजोर होते हैं, जो मजलूम होते हैं, जिनको सताया गया होता है, वही प्रेमचंद के नावलों के, अफसानों के हीरो होते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है प्रेमचंद की। कमजोर को ताकतवर बताया है आपने, वो अपनी कमजोरी से ही लड़ता है, अपनी कमजोरी से ही आखिर में जीत पाए न पाए, लेकिन हमारे सामने सच्चाई बयान कर देता है, हमारे सामने होने वाले जुल्म को जाहिर कर देता है, और फिर हम एक सोचो फिक्र में डूब जाते हैं। यही तो मुआशरे की इस्लाह का जरिया है कि जब सोचो फिक्र पैदा होगी, हमदर्दी पैदा होगी उस तबके के साथ कि जिसको सताया गया है, जिसके ऊपर जुल्म किया गया है, तो उसकी इस्लाह के लिए काम किए जाएंगे, उसकी बेहबूदी के लिए काम किए जाएंगे, लोग आगे आएंगे। तो इसलिए उन्होंने मुआशरे के दबे कुचले लोगों को हीरो बनाकर कहानी के अंदर पेश किया है और उनकी कहानी, उनके मसले पेश किए हैं। दूसरी बात ये जो हम बात कर रहे हैं कि खवातीन की हालत मुआशरे में बहुत खराब थी। आपके दौर के अंदर खवातीन की हालत की भी आपने खूबसूरती से अक्कासी की है। आपने दिखाया है कि खवातीन किस तरह से मुआशरे के अंदर रहती हैं, किस तरह से उनके साथ तरह तरह की नाइंसाफियां की जाती हैं, तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं, कभी बेवा के नाम पर, कभी तलाकशुदा के नाम पर, कभी और किसी मामले के अंदर दबाया जाता है। यानी जो निचला तबका होता है वहां पर जुल्म तो सभी के साथ होता है, लेकिन खवातीन को बहुत ज्यादा जुल्म का शिकार बनाया जाता है। तो आपने उनके मसले भी सामने लेकर आए हैं, आप उनके मसलों को भी मंजर आम के ऊपर लेकर आए हैं, उनकी भी इस्लाह की आपने कोशिश की है। एक और बात प्रेमचंद के नावलों से निकल कर आती है, वो ये है कि प्रेमचंद के नावलों के अंदर सच्चाई होती है, साफ गोई होती है। जो बात कहना है सच्चाई के साथ कहते हैं, जो मकसद है वो मकसद साफ नजर आता है। और ये प्रेमचंद के नावल की बहुत बड़ी खासियत है कि मकसद, अगर दूसरे नावल निगारों के यहां पर आप देखोगे तो बहुत देर बाद वाज़े होता है मकसद कि किस वजह से नावल लिखा गया है, लेकिन प्रेमचंद के नावल अपने शुरुआती बाब के अंदर, शुरुआती 1-2 सफ़हात के अंदर ही मकसद क्लियर हो जाता है, मकसद जाहिर कर देते हैं कि ये नावल क्यों लिखा गया है। तो बहुत सारी खुसूसियात प्रेमचंद के नावलों के अंदर पाई जाती हैं, प्रेमचंद की तख्लीकात में पाई जाती हैं। यहां पर हम उनका जवाब लिखेंगे, आपको लिख लेना है, देखना है और बड़े गौर व फिक्र के साथ इसको समझना भी है। देखिए जवाब इसका, प्रेमचंद उर्दू नावल में एक अहद की हैसियत रखते हैं, क्योंकि वो सारे रुझानात जो इब्तदाई 20वीं सदी से 1939 तक उर्दू नावल में रहे, वो कमोबेश किसी न किसी सूरत में प्रेमचंद की नवल निगारी में नुमाया होते हैं। यानी प्रेमचंद खुद अपने आप में एक दौर की हैसियत रखते हैं, एक जमाने की हैसियत रखते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया तब से लेकर और उनके इंतकाल तक जितने भी रुझानात मुआशरे के अंदर देखे गए,
जितनी भी तब्दीलियां हिंदुस्तान में देखी गई, वो तब्दीलियां प्रेमचंद के अफसानों में, प्रेमचंद की तख्लीकात के अंदर, प्रेमचंद के जो नावल वगैरह हैं, इनमें साफ नजर आती है, बिल्कुल सफाई के साथ पेश हो जाती है। इसलिए प्रेमचंद को अपने आप में एक जमाना माना गया है, एक अहद माना गया है। इस तरह उनके नावल निगारी एक पूरे अहद की अक्कासी करती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्रेमचंद की नावल निगारी अपने अहद के सियासी, समाजी और मुआशी हालात से बराह रास्त तौर पर वाबस्ता रही है। यह बात आपको ध्यान रखना है, खास ख्याल रखना है इस बात का। प्रेमचंद सिर्फ फर्जी बातें नहीं करते थे, ख्याली बातें नहीं करते थे। उनकी नावल निगारी का जुड़ाव मुआशरे की आम सच्चाइयों से है, मुआशरे की सियासत से। सियासी मसले जो हैं हमसे जुड़े हुए होते हैं, सियासी मसाइल आपके नावलों में मिलेंगे, समाजी मसाइल आपके नावलों के अंदर मिलेंगे। आपके जो मुआशी ज़रूरियात है, मुआशी तंगी है, मुआशी कामों को किस तरह से पूरा किया जाता है, वो आपके नावलों के अंदर मिलेगी, सच्चाई जाहिर होगी। धनवान हैं तो पूरी तरह अपने आबोताब के साथ नजर आएंगे, गरीब हैं तो वो अपनी गुर्बत के साथ नजर आएंगे। सच्चाइयां जाहिर करते हैं, दिखाते हैं कि क्या मुआशरे की हकीकत है, सियासत किस तरह से गंदे गंदे खेल खेलती है, किस तरह से सियासी मामले हल किए जाते हैं, किस तरह से सियासत के जरिए कामों को अंजाम दे लिया जाता है, आपके नावलों के अंदर मिलेंगे। समाजी सच्चाई तो ये बयान करते ही हैं, इसी के लिए जाने जाते हैं। आपके नावल और आपकी नावल निगारी इसलिए दूसरों से अनफरादियत रखती है, दूसरों से अलग हैसियत रखती है कि आपने मुआशरे की सच्चाइयां दिखाई हैं। आपने फर्जी किस्से नहीं गढ़े हैं, आपने फर्जी कहानियां नहीं गढ़ी हैं, बनावटी बातों का इस्तेमाल नहीं किया है, मुआशरे की सच्चाइयां जाहिर की हैं, जो होता है वो दिखाया है। कुछ तब्दीलियां आपने आपसे की, कहानी की मांग के मुताबिक तब्दीलियां की और फिर आपने उसको पेश कर दिया, और इसीलिए आप इतने मकबूल हैं। मकबूलियत का राज सबसे बड़ा यही है कि आपके नावलों के अंदर अहद के, अपने अहद के यानी अपने खुद के ज़माने के सियासी, समाजी और मुआशी हालात से बराह रास्त यानी सीधे तौर पर आप वाबस्ता रहे हैं, आपके नावल जुड़े रहे हैं, वाबस्ता रहे हैं। प्रेमचंद ने साहिल से तूफान का नज़ारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तूफान के थपेड़े भी खाए थे। यहां कहने के माने यह हैं कि सिर्फ दूर से देखकर आपने नावल नहीं लिखे हैं। जो आपके नावल लिखे हैं तो मैंने मौजू बताया, सियासी, समाजी और मुआशी हालात को आपने नावलों में दिखाए हैं, खुद सहते हुए दिखाए हैं। कई बार तो आपने अपनी खुद की आप बीती भी जाहिर की है, खुद के ऊपर क्या बीत रही है, क्या दर्द हो रहा है, वो आपने रह कर दी है। आप बनारस के लम्हे से ताल्लुक रखते थे और आपकी जो तख्लीकात है वहां पर बहुत सारी तख्लीकात में बनारस के आसपास की जिंदगी ही दिखाई गई है, बनारस के आसपास के देहातों की जिंदगी की अक्कासी की गई है। उस जिंदगी को आपने अपने नावलों के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। तो आपने जो किया है उसको जिया है पहले और उसके बाद उसको लिखा है। खुद का जो जिंदगी में बीती है, खुद की जिंदगी में जो आजमाइश आई हैं, उनको आपने सामने लेकर आए हैं। उनकी जिंदगी हिंदुस्तान के समाजी और मुआशी हालात के तूफान से अमली तौर पर नंबर्द आजमा होने में गुजरी है। इस तूफान के मद्दोजर में उनकी ज़िंदगी के नशीब व फराज साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं, जो नशीब व फराज आए हैं, वो आपकी तख्लीकात में भी नजर आते हैं। कई जगह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई जगह आपको आसानियों का सामना करना पड़ा। आपने अच्छाइयाँ भी देखी हैं, आपने बुराइयाँ भी देखी हैं। तो जो उतार चढ़ाव आपने ज़िंदगी में देखे वो आपके अलग अलग नावलों के अंदर भी नजर आते हैं। कई नावलों में आपके खुशनुमा मंजर नजर आते हैं और कई नावलों के अंदर आपने जो गरीब किसान हैं, गरीब देहाती लोग हैं, उनके साथ नजर आने वाली, उनके साथ पेश आने वाले हादसात, वाक़यात को आपने खूबसूरती के साथ पेश किया है। मुल्की और कौमी मामलात से वाबस्तगी का नतीजा था कि उनके अफसानों का पहला मजमुआ सोज़े वतन जो 1908 में शाये हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत को इस कदर परेशान कर देता है कि वो उसे जब्त कर लेती है। यहां पर आपकी मुल्की मामलात से भी जुड़ाव बताया गया है, क्योंकि सियासी मसलों को भी आपने उठाया है, सियासत के मसलों को भी उठाते हैं। अब सियासत उस वक्त क्या थी? उस वक्त सियासत थी अंग्रेजों का हमारे ऊपर दबदबा, अंग्रेजों का हमारी तहजीब के ऊपर दबदबा। आपने उसकी मुखालिफत की। उसकी मुखालिफत के अंदर आपने सोज़े वतन नाम का एक मजमुआ लिखा, अफसानवी मजमुआ लिखा, और वो जब्त कर लिया गया क्योंकि अंग्रेजों को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ उसके अंदर बातें की गई थी। इस वजह से वो नवाब राय को प्रेमचंद का नाम इख्तियार करना पड़ा। लेकिन इस वाक़े के बाद में प्रेमचंद अपने नावलों के जरिए
मुल्की और कौमी खिदमत अंजाम देते रहे। जब सोज़े वतन को जब्त कर लिया गया तो आपका नाम जो पहले नवाब राय था, सोज़े वतन से पहले प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। असल नाम धनपत राय है, धनपत राय और उर्फ नवाब राय। नवाब राय आपका तखल्लुस था। नवाब राय के कलमी नाम से आप नावल, तख्लीकात, अफसाने जो भी है आपके तख्लीकात वो लिखा करते थे। लेकिन जब सोज़े वतन को जब्त कर लिया गया और आपके ऊपर कई तरह की शर्तें लगा दी गई, और एक शर्त यह भी थी कि जो भी आप लिखोगे पहले अपने शहर के कलेक्टर को दिखाओगे, अगर उसमें सरकार के खिलाफ कोई बातें नजर आती हैं तो फिर उसको शाये नहीं होने दिया जाएगा। नवाब राय जो भी लिखेगा उसकी पहले जांच पड़ताल होगी, उसके बाद उसको शाये होने के लिए दिया जाएगा। प्रेमचंद को यह कहाँ मंजूर था। नवाब राय ने अपना नाम बदल लिया और नवाब राय अब नाम बदलकर हो गए थे प्रेमचंद। पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, अब ये प्रेमचंद के नाम से लिख रहे हैं, प्रेमचंद के नाम से जाने जा रहे हैं। तो नावल जब्त हो गया, अब अपना नाम बदल लिया तो फिर से वही जज्बात का आपने इजहार करना शुरू किया। समाजी बुराइयों को भी जाहिर कर रहे हैं, सियासत के मसलों को भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अब सियासत के नजरिए, सियासत की तरफ से होने वाले जुल्म, हुकूमत की तरफ से होने वाले जुल्मों को ये बराह रास्त नहीं दिखा रहे, अब ये अलमिया तौर पर दिखा रहे हैं, अलामत के तौर पर अपने अफसानों में दिखा रहे हैं। अब किरदार इन्होंने दूसरे चुन लिए हैं। अब साफ गोई से ये सीधे तौर पर अंग्रेजों की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, अलामती अंदाज में बात करेंगे, क्योंकि प्रेमचंद को लिखना है, बहुत बड़े काम करने हैं। अगर ऐसे ही उनके जब्त होते रहे, ऐसे ही उनको दबाया जाता रहा तो फिर वो किस तरह से लिख पाएंगे। इन्होंने अब होशियारी से काम लिया और होशियारी से काम लेते हुए भी अवाम के अंदर वतन परस्ती के जज्बातों को आप नमूदार करने के काम में लगे रहे, वतन की खिदमत के अंजाम को आप देते रहे, क्योंकि वो भी जानते थे कि हिंदुस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मेहनत कश आवाम पर मुश्तमिल है, और जो 12 घंटे मेहनत करने के बाद या तो नावल ही पढ़ता है या कुछ भी नहीं पढ़ता है। आप अवाम की नफ्स जानते थे, अवाम के मसलों को आपने अपने कलाम के अंदर शामिल किया था, अपनी तख्लीकात में शामिल किया था, अवाम से जुड़े हुए मौज़ूआत का आप इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मैंने बताया कि अवाम की नज़्म को पहचान गए थे, नफ्स पकड़ ली थी आपने। और अवाम का मसला यह था कि 12 घंटे मेहनत करते थे और मेहनत करने के बाद या तो वो थक हार कर सो जाते थे या फिर अपनी दिलचस्पी के लिए कुछ लोग उसमें नावल पढ़ा करते थे, नावल सुनाया करते थे लोगों को। तो जब उन्हें अपने जैसे किरदार नावलों में नजर आए तो वो नावल मशहूर होने ही थे। बिल्कुल खुद के जैसी हालत नावलों के किरदारों की नजर आई, खुद के सियासी जीवन की, खुद के जो रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं मसाइल, वो नावलों में नजर आ रहे हैं, तो आपके नावल मशहूर होते गए, बहुत मकबूल होते गए। इसलिए प्रेमचंद ने नावलों के जरिए समाजी, सियासी और मुआशी मसाइल पेश किए। उनकी निगाह हमेशा मुल्क के इन्हीं हालात पर रहती थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि हुकूमत की मुलाजिमत का बोझ लाद कर वो मुल्क और कौम की खिदमत की गाड़ी को ज़्यादा दूर तक नहीं खींच सकते थे। इसलिए जंग आज़ादी का ये सिपाही मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देकर 1921 में अदम ताउन की तहरीक में कूद पड़ता है और सहाफ़त और किताबत के ज़रिए अपनी पूरी तवानाई के साथ मुल्की और कौमी हालात को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में शरीक हो जाता है। आप हुकूमत के अंदर कारिंदे थे, आपकी नौकरी थी और बड़ी मेहनत के बाद आपको नौकरी मिली थी। गांधी जी की जब अदम ताउन तहरीक शुरू हो रही थी तो उससे मुतासिर होकर आपने अपनी नौकरी छोड़ दी। गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई और गांधी जी से इतने मुतासिर हुए, ये गांधी जी से इतने ज़्यादा ये पास करीब रहे, गांधी जी के इतने ज़्यादा खुश हुए कि इन्होंने अपनी नौकरी ही छोड़ दी जो बड़ी मेहनत के बाद मिली थी और गरीबी के हालात थे इनके, बहुत अच्छे हालात नहीं थे। उस नौकरी को आपने इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से गांधी जी के कहने के ऊपर, जैसा गांधी जी ने बताया वैसे एक अमल को ये अंजाम देने लग गए। आप 1931 के आसपास के जब इनके नावल हैं, उन नावलों में गांधी जी की जो सोच व फिक्र है वो नजर आती है। नावलों के अंदर आपने गांधी जी के ख्यालात को जगह दी है, गांधी जी की सोच को जगह दी है। यही नहीं, प्रेमचंद हिंदुस्तान के समाजी मसाइल को हल करने में भी मुजाहिदाना अंदाज इख्तियार करते हैं। मैंने बताया आपको ये याद रखना है कि प्रेमचंद समाज से जुड़े हुए मसाइल को अपने अफसानों में उठाते हैं, अपने नावलों में उठाते हैं, आवाम से जुड़े हुए मौज़ूआत का इस्तेमाल करते हैं, सच्चाई के साथ बयान करते हैं, सफाई के साथ बयान करते हैं, आवाम के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं उनको खुलकर बताते हैं, किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं झिझकते।
और यही साफ गोई उनके नावलों की सबसे बड़ी खासियत है। साफ गोई और फिर सादा जुबान के अंदर वो बात करते हैं। प्रेमचंद की नावल निगारी हिंदुस्तान के हालात की रास्त और शख्सी असर का नतीजा है। यही वजह है कि उनकी नावल निगारी का इर्तिका इस पस मंजर को सामने रखकर देखा जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के हालात की तब्दीली से उनके नावल निगारी कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। शुरुआत में हिंदुस्तान के हालात अलग थे और बाद में हिंदुस्तान के हालात अलग थे। शुरुआत के अंदर इन्होंने गांधी जी से मुतासिर होकर नौकरी भी छोड़ी थी, लेकिन आगे चलकर गांधी जी के ख्यालात से भी इनके जहन के अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ। आपने गांधी जी के ख्यालात को भी तर्क कर दिया था। आपके जो आखिरी वक्त के नावल हैं उसमें एक अलग ही सोचो फिक्र मिलती है, जो गांधी जी की सोचो फिक्र से अलग है, गांधी जी के ख्यालात से अलग है। आपने खुद का एक सोच बना ली थी और उसके अंदाज के अंदर ही आपने नावल लिखे हैं। तो जो आपका नावल है वो हिंदुस्तान में अलग अलग वक्त में आ रहे बदलावों की अक्कासी भी करता है, अलग अलग वक्त की सच्चाइयां बयान करता है। जो मुआशरे में चल रहा है, जो मुआशरे के हालात हैं, वो आप अपने नावलों में बयान करते जाते हैं। अभी हम बात कर चुके हैं बच्चों कि आप जो नावल लिख रहे हैं तो आपने तूफानों का सामना साहिल पर बैठकर नहीं किया, खुद मझधार में उतर गए, खुद बीच में उतर गए और फिर तूफानों का मुकाबला बीच में उतर के किया है। यानी आपने सामने आकर जिया है, आपने दूर से नहीं देखा। हर मसले के अंदर आप मुआशरे के अंदर बीच में खड़े रहे, हर मुआशरे के अंदर ही आप आगे बढ़ते रहे और बात से बिल्कुल करीब से परेशानियों को, मसलों को देखा। इसलिए आपके नावल समाज के अंदर वक्त की अक्कासी करते हैं, जो बदलाव है बदलाव की अक्कासी करते हैं। साफ साफ नजर आता है कि किस वक्त के अंदर, किस दौर में क्या बदलाव आए हैं। इस बात का अंदाजा सिर्फ उनके इब्तदाई नावल हम खुरमा हम सवाब और उनके आखिरी जमाने के नावल गोदान को पढ़कर लगाया जा सकता है। जो हम खुरमा और हम सवाब इनका पहला नावल था, इस नावल से लेकर और गोदान तक इनके अंदर बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी तब्दीलियां आई। तो दोनों नावल को जब आप पढ़ेंगे तो बीच में जो फर्क है वो अपने आप आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। यहां इनकी क्या सोच है और यहां आकर सोच में क्या तब्दीली आ जाती है। यहां पर ये गांधी जी से मुतासिर हैं, हम खुरमा और हम सवाब के अंदर गांधी जी के ख्यालात का इजहार करते हैं, जबकि यहां पर गोदान के अंदर आपने गांधी जी के ख्यालात को तर्क कर दिया है, गांधी जी की सोच को कम कर दिया है और खुद के ख्याल से, खुद की सोच से मुआशरे के लिए जो हो सकता है, जो भलाई हो सकती है, जो सच्चाई के साथ आप बयान कर सकते हैं, वो गोदान में आपने बयान की है। इस सिलसिले में प्रेमचंद के नावलों के मौज़ूआत को देखने से पता चलता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के हालात की तब्दीली ने उनके मौज़ूआत को भी तब्दील किया है। यानी जैसे जैसे हालात तब्दील होते गए बच्चों, ये जो दौर है 1910 से लेकर या 1901 से लेकर और 1947 तक का है, इस दौर में हमारा मुआशरा एक कशमकश से गुजर रहा था, हमारा हिंदुस्तान एक कशमकश से गुजर रहा था। तरह तरह के रोज मामले पेश आ रहे थे, रोज जगह जगह झड़पें हो रही थी, रोज जगह जगह कोई ना कोई तहरीक चलती रहती थी, कोई ना कोई सामना होता रहता था, कहीं ना कहीं अंग्रेज हुकूमत के इख्तिलाफात सामने आते रहते थे। तो बहुत सारी तब्दीलियां इस दौर में हो रही थी। दूसरी तहजीबी तौर पर भी हमारे अंदर बदलाव हो रहे थे। अंग्रेजी तहजीब जो है इसी दौर के अंदर, इसी वक्त हमारी तहजीब को बदलने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले आप देखोगे 1857 के बाद से 1900 तक, तो वहां इतनी ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई थी, इतने ज्यादा बदलाव नहीं आए थे। 1900 के बाद से 1947 तक बहुत सारे बदलाव आने शुरू हुए। वो हमारी तहजीब के अंदर भी थे, हमारे मुआशरे में भी थे और हमारी सियासत में भी बदलाव थे। और यही वो दौर था जो सबसे ज्यादा कशमकश भरा दौर था, सबसे ज्यादा उलझनों वाला दौर था। हर कोई परेशान था, हर कोई अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाना चाहता था और बाहर निकल के खड़े हुए थे। तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां इस वक्त आ रही थी और यही दौर प्रेमचंद का दौर है। प्रेमचंद का दौर इसी को मानेंगे हम। 1920 से लेकर 1938 तक, 1939 तक प्रेमचंद के नावल आते रहे। तो ये दौर प्रेमचंद का दौर है और प्रेमचंद ने इसी दौर की अक्कासी की है, इसी दौर की सच्चाइयां बयान की है और सबसे ज्यादा तब्दीलियों वाला दौर भी यही रहा, बदलाव वाला दौर भी यही रहा। फिर इन मौज़ूआत को इस ज़माने के समाजी, सियासी और मुआशी ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रहा है और उनकी शख्सी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रहा, उनकी शख्सी ज़िंदगी से जो वास्ता रहा है, उसका मुताला साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि कहाँ तक प्रेमचंद ने हकीकत निगारी की है, सच्चाई बयान की है। आपने अपनी शख्सी ज़िंदगी के हालात भी बयान किए हैं अपने अफसानों के ज़रिए, अपने नावलों के ज़रिए और
मुआशरे की सियासी, समाजी और मुआशी ज़िंदगी को भी आपने, मुआशी ज़रूरियात को भी आपने अपने नावलों के ज़रिए पेश किया है, नावलों के ज़रिए दिखाया है। उनकी ये रूमानियत, ये तख़य्युल बीती काम करती रही है और कहाँ तक उनकी तमन्नाएं या आरजुएं जलवागर रही हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले उनके मौज़ूआत सामने आते हैं जो हालात के साथ बदलते रहते हैं। आपका लिखने का तरीका वक्त के साथ बदलता गया, मौज़ूआत बदलते गए, जो मुआशी और ज़रूरियात बताई गई हैं, सियासत से मुतालिक हालात बताए गए हैं, उनमें भी बदलाव आता गया और प्रेमचंद की सोच में, फिक्र में भी, आपके ख्यालात में भी बदलाव आता गया और फिर आगे आते तक बहुत अलग तरह के आपके ख्याल हो चुके थे। असल में नावल और समाज का बड़ा गहरा और मजबूत रब्त रहा है। प्रेमचंद बड़ी कामयाबी से अपने हर नावल में समाज और फर्द में जो अमल और रद्द अमल होता है उसको उजागर करते थे। यह भी बहुत बड़ी खुसूसियत है, बहुत बड़ी खासियत आपकी मानी जा सकती है कि हम जब समाज में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए और किस चीज़ से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। हमें खुद को सोचना है, हमें खुद को देखना है, क्या हमारा अमल होना चाहिए और क्या हमारा रद्द अमल होना चाहिए। इस फिक्र को भी प्रेमचंद ने अपने नावलों में शामिल किया है, क्योंकि मुआशरे की अक्कासी कर रहे हैं तो आपने मुआशरे को तरबियत देने की भी कोशिश की है, मुआशरे की फलाही के काम कर रहे हैं, मुआशरे की बहबूदी के काम कर रहे हैं। बताया है कि किन कामों को आप करेंगे तो अच्छे इंसान कहलाएंगे, ये आपके अच्छे गुणों में शामिल किया जाएगा, और किन कामों को आप करेंगे तो ये आपकी बुराइयों में शामिल हो जाएगा, आपके बुरे कामों में इस चीज़ को शामिल किया जाएगा। अमल क्या होना चाहिए, रद्द अमल क्या होना चाहिए, दोनों में फ़र्क होना चाहिए, दोनों आपको पता होना चाहिए, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, फिर आप सही मानों के अंदर इंसान हो। और उस तरह के इंसान की तरबियत करने की कोशिश प्रेमचंद ने अपने नावलों से की है। प्रेमचंद के अपने दौर के मखसूस हालात से ही वाबस्तगी उनके नावलों को एक इर्तिकाई सूरत देती है, और इस तरह ये इर्तिकाई सूरत बिल्कुल तारीखी हालात का नतीजा होती है। प्रेमचंद के नावलों के अंदर जो दौर के मुताबिक बदलाव आ रहा है, जो तब्दीली की हम अभी बात कर रहे थे, वो तब्दीली असल में नावल की इर्तिका है, प्रेमचंद की नावल निगारी की इर्तिका है, जो 1920 से लेके 1908 से लेके और आगे तक चलती रहती है, 1939 तक चलती रहती है। ये उनके नावलों की इर्तिका है। तो इर्तिका मुआशरे की इर्तिका है, मुआशरे की सच्चाइयां बयान हो रही हैं, मुआशरे के मसले बयान हो रहे हैं। प्रेमचंद के नावल एक तरह से बिल्कुल तारीखी फन बन गए हैं। प्रेमचंद के नावलों को तारीखी फन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि तारीख की धार ने जो समाजी, सियासी और मुआशी तब्दीलियां हिंदुस्तान में पैदा की हैं, उनके नावलों में मुनक्कस होती हैं। यही वजह है कि इसरार मुहाबिस से गोदान में फनी इर्तिका एक बहुत बड़ी मुसाफत प्रेमचंद तय करते नजर आते हैं। मुसाफित यानी होता है बच्चों दूरी, एक बहुत बड़ी दूरी, एक बहुत बड़ा फासला प्रेमचंद इन नावलों के अंदर तय करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आपके जो हैं, ये तारीखी फन भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमें तारीख के हवाले से भी मालूमात आ रही है। आपके जो नावल हैं, अफसाने हैं और कहानियां हैं, इनके अंदर तारीख के मुतालिक जो तब्दीली आ रही हैं, उन तब्दीलियों के अक्स नजर आ रहे हैं। अलग अलग अहद के नावल, अलग अलग ज़माने के नावल अपनी अलग पहचान रखते हैं, अनफरादियत रखते हैं। अलग ये नज़र आ जाता है कि ये नावल इस दौर में लिखा गया होगा, ये नावल इस दौर का नावल होगा, इस वक्त समाज में ये चल रहा है, ये बुराइयाँ चल रही हैं, ये अच्छाइयाँ चल रही हैं, ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो नावल उनकी अक्कासी करते हैं। तो आपके नावलों को तारीखी फ़न भी कहा जा रहा है। तारीख का फ़न यानी तारीख जाहिर करना। उर्दू नावल में प्रेमचंद ही वो मुनफरिद नावल निगार हैं जिनके फ़न का तदरीजी इर्तिका वाज़ेह तरीन सूरत में सामने आता है। चूँकि ये हिंदुस्तान के उस दौर के हालात से बिल्कुल या तौर पर वाबस्ता हैं, इसलिए प्रेमचंद के नावल निगारी के इर्तिका के मुताले के लिए हिंदी ज़िंदगी के समाजी, सियासी और मुआशी हालात के मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेमचंद के नावल निगारी से हिंदुस्तान के इन हालात का बड़ा गहरी और क़ुव्वी राब्ता है। हिंदुस्तान के जो हालात हैं उनका सीधे तौर पर प्रेमचंद के नावलों से राब्ता है, उनसे वास्ता है। प्रेमचंद दूसरे नावल निगारों से अलग है। तदरीज का जब मामला आता है, इर्तिका का जब मामला आता है, तो प्रेमचंद की नावल निगारी की तदरीज नजर आती है, दर्जा बदर्जा तरक्की नजर आती है। अलग अलग नावलों के अंदर अलग अलग उनकी फिक्र नजर आती है, अलग अलग ख्याल नजर आता है, अलग अलग सोच नजर आती है। जबकि दूसरे नावल निगारों के यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरे नावल निगार फनी एतबार से मज़े के लिए नावल लिख रहे थे, लोगों को खुश करने के लिए नावल लिख रहे थे, जबकि प्रेमचंद मुआशरे की
सच्चाइयां बयान कर रहे थे। तो मुआशरे की सच्चाइयां तब्दील होती जा रही हैं, उनके अंदर भी तदरीज होती जा रही है, उनकी भी इर्तिका होती जा रही है। 1910 में जो मसाइल हैं 1915 के अंदर वो मसाइल बदल चुके हैं, 1920 के अंदर नए तरह के मसाइल आ चुके हैं, 1930 के अंदर फिर मसाइल अलग तरह के हैं। और प्रेमचंद तो लिख रहे हैं और वो मुआशरे के लिख रहे हैं, तो वो मसाइल सीधे सीधे तौर पर आपके नावलों के अंदर नजर आ रहे हैं, इर्तिका नजर आ रही है। आपको ये जहन में रखना है कि आपके नावलों में, प्रेमचंद के नावलों में इर्तिका और तदरीज भी नजर आती है, साफ तौर पर नजर आती है आपकी नावल निगारी के अंदर। शुरुआत से लेकर और आखिर तक के आपके नोवेल अलग अलग माने रखते हैं, अलग अलग हैसियत रखते हैं, अलग जमाने का जो बताया अभी तारीखी फन की हैसियत वो रखते हैं। आगे आते हैं। प्रेमचंद का यह अजीम कारनामा है कि उन्होंने नावल को ऐसी वुसअत बख्शी और उसके ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो उससे ऊंचा होता नजर नहीं आता। प्रेमचंद से अगर आगे हम किसी नावल निगार की बात करें तो फिर दूसरा नाम कोई और नजर नहीं आता। प्रेमचंद ने नावल निगारी को उस मुकाम के ऊपर पहुंचा दिया है, उस दर्जे पर पहुंचा दिया है कि उसके बाद उससे ऊंचाई के ऊपर पहुंचाने की कोई बात नहीं करता। प्रेमचंद तक पहुंचने की बात करते हैं, प्रेमचंद की नकल करते हैं, उनके इब्तिला करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की बात नहीं होती, उनसे ऊपर पहुंचने की बात नहीं होती। तो फन को आपने बहुत ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा दिया है। प्रेमचंद ने उर्दू नावल को क्या क्या कुछ दिया इसका जिक्र तो हम कर चुके हैं, और इन तमाम बातों का जायजा लेने के बाद एक बात साफ तौर पर नुमाया हो जाती है कि प्रेमचंद उर्दू के अजीम नावल निगार हैं। इस बात के ऊपर बच्चों कोई शक नहीं होना चाहिए। हम यहां पर प्रेमचंद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर प्रेमचंद की नावल निगारी की सच्चाइयां बयान कर रहे हैं। यह तनकीदी मजमून है, तनकीदी नोट है, यहां पूरी की पूरी सच्चाइयां बयान की गई हैं, कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं की गई हैं, कोई जहरीली बातें नहीं की गई हैं, या कोई मीठी बातें नहीं की गई हैं। यहां पर वो बातें बताई गई हैं जो प्रेमचंद के नावल की सच्चाइयां हैं, जो प्रेमचंद लिखते थे, जैसे प्रेमचंद कहते थे, जो उनके नावलों के अंदर नजर आ रहा है वो चीजें हैं यहां पर। अब आखिर के अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं प्रेमचंद से मुताल्लिक जो उनको दूसरे नावल निगारों से अलग बताती है। तो अजीम नावल निगार हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई इख्तिलाफ इस बात के ऊपर नहीं है कि प्रेमचंद के दर्जे का नावल निगार कोई दूसरा नहीं आ पाया है। प्रेमचंद के दौर में और उसके बाद भी प्रेमचंद की जैसी हमगिरी और वुसअत जो दूसरे नावल निगारों को हासिल ना हो सकी, उसकी जहां और असबाब में वहां एक अहम और बुनियादी सबब यही है कि प्रेमचंद की तरह दूसरे नावल निगारों के सामने कोई मखसूस और अहम मंजिल नहीं थी। जो फर्क करती है वो फर्क ही सबसे बड़ी चीज है। दूसरे नावल निगार नीचे क्यों रह गए? क्योंकि वो प्रेमचंद की नकल कर रहे हैं, क्योंकि वो मसलों को नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो मुआशरे से जुड़े हुए, आवाम से जुड़े हुए मौज़ूआत को नहीं उठा रहे हैं, और उनके सामने कोई मकसद नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। प्रेमचंद की मंजिल भी वाज़ेह है, प्रेमचंद का मकसद भी वाज़ेह है, और वो मकसद है मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे की बुराइयों को दूर करना। इसलिए वो दूसरों से आगे निकल गए। बहुत सारी बुराइयां हैं मुआशरे में, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत पीछे है हमारा मुआशरा। आपने जो कमियां देखी, जो बुराई देखी, उसको दूर करने के अंदर लग पड़े, कोशिश करते रहे कि किसी तरह इस बुराई को दूर कर दिया जाए, किसी तरह इस कमी को निकाल कर फेंक दिया जाए, और बहुत जगह आप अपनी कोशिशों में कामयाब भी हुए। जबकि दूसरे नावल निगार इनके पीछे चलते थे, इनकी नकल करने की कोशिश करते थे, इनके जैसा लिखने की कोशिश करते थे। तो बच्चों, नकल कामयाब नहीं होती, जो असल है वही कामयाब होती है। तो प्रेमचंद और दूसरे नावल निगारों में बहुत दूरी हो जाती है इस मामले के अंदर, क्योंकि प्रेमचंद का मकसद उनकी नजरों में वाज़ेह था। क्यों लिख रहे हैं वो, क्यों कलाम लिखते हैं, क्यों अफसाने लिखते हैं, क्यों वो नावल लिखते हैं, उनको मालूम था, अंदाजा था कि अपने नावलों के जरिए वो क्या तब्दीलियां कर सकते हैं। एक नावल नहीं, पूरे के पूरे नावल आप देख लीजिए, इनकी पूरी कड़ी देख लीजिए। हम यहां पर अभी मैंने बताया कि आपको तदरीज मिलती है, इर्तिका मिलती है। अब इर्तिका कब मिलेगी? जब आपको मंजिल पता होगी। सीढ़ियां जभी तो चढ़ोगे आप कि जब आपको मंजिल पता होगी। प्रेमचंद सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, एक स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, और धीरे धीरे वो मंजिल के करीब जाते जाते हैं। जबकि दूसरे नावल निगार हैं जिनको मकसद पता नहीं है, अपना मंजिल पता नहीं है, तो फिर उनके सामने सीढ़ियां भी नहीं है। उनको नहीं पता कि कहां कदम रखना है, अब क्या लिखना है या अब क्या लिखना है। जब जो मौजू उनके जहन के अंदर आता है वो उसको लिख देते हैं, और फनी एतबार से अच्छा लिखते हैं। हम यहां पर यह नहीं कह रहे कि दूसरे नावल निगार तो बिल्कुल ही खराब लिखते हैं, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लिखते, वो भी अच्छा लिखते हैं। लेकिन जिस तरह की इर्तिका और जिस तरह की तदरीज, तरक्की प्रेमचंद के नावलों के अंदर नजर आती है, वो दूसरी जगह नजर नहीं आती।
जिसका उसूल उनकी अदबी जिंदगी का मकसद वहीद बन गया था। अब प्रेमचंद को अपनी मंजिल पता था, अपना मकसद पता था, तो उसको हासिल करने के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी। जिंदगी का मकसद वहीद बन गया, एक मकसद बना लिया जिंदगी का कि वो जो इनकी मंजिल है उस मंजिल को पाना। और वो मंजिल क्या थी? एक मुआशरा हो जहां कोई तफरीक ना हो, कोई जुल्म ना हो, जहां बराबरी का मसला हो, जहां पर जात पात की लड़ाई ना हो, जहां पर ऊंचे नीचे की लड़ाई ना हो, जहां मजहब के बिना के ऊपर तफरीक ना की जाए, मजहब के बिना के ऊपर लड़ाई झगड़े ना किए जाएं। इस तरह का मुआशरा बने कि जहां पर सभी खुशहाल रहें, सभी को अपनी जिंदगी इज्जत के साथ जीने का हक मिले। उस तरह का मुआशरा चाहते थे, वो आपने अपना मकसद बना लिया था और उस मकसद की तकमील के लिए ही आप कोशिश करते रहे, आगे बढ़ते रहे। प्रेमचंद असल में एक निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे थे। इस निज़ाम की खामियां रोशन तरीन सूरत में उनके सामने थी, जिन्हें दूर करने के लिए उन्होंने अपनी सारी तवानाइयां मरकूज कर दी थी। अब बहुत बड़ी बात यहां पर लिखी गई है, ये लिखी है मैंने भी किताब से देखकर किसी, तो आप इसको देख लें और समझ लें कि प्रेमचंद, जो मैंने आपको बताया कि इनके सामने अपनी मंजिल वाज़ेह थी, इनको पता था कि क्या इनकी मंजिल है और उस मंजिल को पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो ये जो मंजिल थी, ये कोई आसान मंजिल नहीं थी बच्चों, ये पूरे के पूरे मुआशरे के खिलाफ लड़ाई थी, अपनों से लड़ाई थी। यहां पर इनके दोस्त भी इनके सामने थे, इनके बुजुर्ग भी इनके सामने थे, इनके जो साथ पढ़ने वाले हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी इनके सामने थे। हर कोई इनके खिलाफ था, क्योंकि जिस तरह के मौज़ूआत का आपने इस्तेमाल किया है, उस तरह के मौज़ूआत के लिखने की वजह से पूरा मुआशरा इनकी मुखालिफत कर रहा था। आपने जो हमारा नॉवल है बेवा, बेवाओं की शादी का मसला उठाया है, बेवाओं के ब्याह के मसले को पेश किया है। अब बेवाओं का ब्याह करना उस वक्त मजहब के खिलाफ माना जाता था, मजहब के अंदर कमी करने की बात थी, ये मजहब को भ्रष्ट करने की बात थी। अब मजहब के खिलाफ तो हर कोई बात नहीं कर सकता, जो भी बात करेगा उसकी मुखालिफत की जाएगी, उसको परेशान किया जाएगा, उसको सताया जाएगा। प्रेमचंद के साथ भी ऐसा ही हुआ, इनको भी परेशान किया गया, इनको सताया गया, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इनके साथ भी आए। और बाद में कई वर्षों बाद इनकी जो तख्लीकात हैं उनकी कीमत भी पता चली, उनकी कामयाबी जब मिलने शुरू हुई कई जगह पर, तो फिर लोगों को समझ में आने लगा कि क्या अच्छाई हैं और क्या बुराई हैं। तो जो मकसद है, अगर वो क्लियर रहे, वो साफ हमारे सामने मौजूद रहे, तो हम फिर मंजिल को भी पा सकते हैं। प्रेमचंद एक निज़ाम से लड़ रहे थे, बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत की इनके खिलाफ न थी, कुछ वक्त तक तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे ये, लेकिन फिर बाद में अंग्रेजी हुकूमत को ये अलामती अंदाज के अंदर पेश करते थे। लेकिन असल जो इनका दुश्मन था वो मुआशरे की बुराइयां थी, मुआशरा ही इनका दुश्मन बना हुआ था। मुआशरे के अंदर बैठे हुए कद्दावर लोग, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े ताकतवर लोग इनके दुश्मन बने हुए थे। क्यों? क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये मजहब के खिलाफ लड़ाई हो गई थी, ये रीति रिवाजों के खिलाफ लड़ाई हो गई थी, ये आम आवाम की जिंदगी के खिलाफ लड़ाई हो गई थी। जो आवाम की जिंदगी के अंदर जो मसले हैं, उनके अंदर भी बुराइयां हैं, उनको भी दूर करने की ये कोशिश किया करते थे। तो इनकी लड़ाई पूरे एक निज़ाम के खिलाफ थी जो बरसों से चला आ रहा था, बरसों से अब जो बुराइयां हैं ये बैठी हुई थी। नावल निगारी को बड़ाई बख्शने वाली एक अहम चीज किसी निज़ाम की तायीद या तरदीद होती है, और प्रेमचंद ने इस कारनामे को बखूबी अंजाम दिया है। या तो तायीद करेगा कोई नावल, यानी उसको सपोर्ट करेगा, उसकी हिमायत करेगा, या फिर तरदीद करेगा या रद्द करेगा। जो भी नावल होगा, अगर मुआशरे के हालात पर लिखा जाता है तो किस जो मौजू के ऊपर लिखा गया है, या तो उसकी सपोर्ट करेगा या उसकी तरदीद करेगा, उसको रद्द करने की कोशिश करेगा। प्रेमचंद के जो नावल हैं वो ज्यादातर तरदीद करने के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि बुराइयों को आपने निशाना बनाया है। आपने हिमायत बहुत कम की है, बहुत कम जगह के ऊपर अच्छे लोगों की हिमायत की है, लेकिन आप जब अच्छे लोग हैं तो उनमें क्या अच्छाई पैदा करना। बड़ी बात तो यह है कि बुराई को अच्छाई में बदला जाए। आपने बुराइयां पेश की और बुराइयों में तरद्दुद करने की कोशिश की, बुराइयों को रद्द करने की कोशिश की। तो इस तरह से यहां पर प्रेमचंद की नावल निगारी का तनकीदी मुताला हमारा पूरा हो जाता है। तनकीदी मजमून है बच्चों, इसको आपको लिख लेना है और समझ के लिखना है। जिस अंदाज से मैंने आपको समझाया है आप उसको लिख लें। लिखने के बाद और भी जो मैंने इसमें बढ़ोतरी की है, जो और अल्फाज जोड़े हैं और जुमले जोड़े हैं, वो भी आप लिख लें। यह सवाल हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है बच्चों, नावल बेवा के अहम किरदार कौन से हैं और प्रेमचंद की अक्कासी में
किस हद तक कामयाब हुए हैं। यहाँ पर नावल बेवा के अहम किरदार का मुतालबा आपसे किया जा रहा है कि अहम किरदार कौन कौन से हैं और प्रेमचंद ने कितनी खूबसूरती से उनकी अक्कासी की है, प्रेमचंद ने कितनी सफाई से उनकी अक्कासी की है। तो अहम किरदार आपने नावल पढ़ा है, आपको मालूम है कि क्या नावल, कौन कौन से किरदार इस नावल में दिए गए हैं, कौन कौन से किरदार किस तरह से पेश होते हैं, किस तरह की खूबियां उनकी बताई गई हैं, किस तरह की खामियां उनके सामने पेश की गई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है। आप इसको देखें एक बार। जवाब है मुंशी प्रेमचंद के मशहूर नावल बेवा के अहम किरदार। बेवाओं की शादी का मसला उठाता है, खवातीन की जो सामने जो बुराइयां हैं, खवातीन की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को, खराब हालात को आपने इस नावल के जरिए पेश की है। सबसे जो मेन किरदार है इसका वो है बाबू अमृत राय का। बाबू अमृत राय एक पढ़े लिखे इंसान हैं, संजीदा इंसान है, गयूर शख्स हैं, अच्छे और बुरे के अंदर फर्क करना जानते हैं, मकसद इनका क्लियर है। जिस तरह से प्रेमचंद का मकसद अभी हम बात कर रहे थे क्लियर है, प्रेमचंद को अपनी मंजिल दिखती है, आपको भी अपनी मंजिल साफ नजर आती है। पंडित अमरनाथ की तकरीर सुनते हैं तो वाज़ा हो जाती है ये बात, कोई शशोपन इनके दिल में नहीं रहता, कोई उलझन नहीं रहती, और ये अपने मकसद की तकमील के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरी शिद्दत से करते हैं। वकील हैं पेशे से, लेकिन अपने पेशे से इनको नफरत है, अपने पेशे से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन फिर भी जो कोई केस आ जाते हैं, पहले बात तो ये केस लेते ही नहीं है, लेकिन फिर भी केस आ जाए तो उसको बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं। इस वजह से ज्यादातर केसों में इनकी जीत होती है। तो बाबू अमृत राय का ये नाम का ये किरदार है, बहुत खूबसूरत किरदार है और इस कहानी की ये जान है, हीरो की तरह इसको पेश किया है। बाबू अमृत राय उसूल परवर और धन के बड़े पक्के थे। एक बार कोई फैसला करके उससे मुनहरिफ ना होते थे। पेशा वकालत का था, लेकिन उन्होंने अपने पेशे से नफरत थी। पहली शादी से दारगे मुफारकत खा चुके थे, सैर सियाहत के शौकीन थे। पहली शादी से जो इनकी हुई थी, इनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, तो दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। इस वजह से ये सैर सियाहत के लिए भी निकल जाते थे, अपना दिल बहलाने के लिए बाहर चले जाते थे। मुआशरे के मुसलिह की हैसियत रखते थे, दोस्ती और फर्ज के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। इसी जज्बे की वजह से उन्होंने प्रेमा से अपनी होने वाली शादी तोड़ दी थी। प्रेमा से आपने होने वाली शादी तोड़ दी थी। दो वजह मैंने आपको बताई हैं नावल के मुताले वक्त। एक वजह तो दोस्ती और फर्ज है, और दूसरी वजह है अपने आप की इंसाफ पसंदी। इंसाफ का तकाजा क्या कहता है, इंसाफ क्या कहता है, आप समझते हैं इस चीज को। मैंने आपको बताया कि बहुत संजीदा हैं, उसूल परवर हैं, सच्चाई के साथ, साफगोई के साथ अपनी ज़िंदगी और ख्याल को जाहिर करते हैं। एक तकरीर में जाते हैं, वहाँ पर पंडित अमरनाथ नाम के मुकर्रिर हैं, समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं। वो तकरीर करते हैं कि जो अपनी बीवी को खो चुके हैं उन्हें कुंवारी लड़कियों से शादी करने का कोई हक नहीं है, ये इंसाफ के खिलाफ है। ये बात बाबू अमृत राय के जहन में असर कर जाती है, बहुत गहरा असर कर जाती है, और वो अपनी होने वाली बीवी से यानी प्रेमा से शादी करने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमा कुंवारी थी। तो पहली बात तो ये कि पंडित अमरनाथ की तकरीर का आपके ऊपर असर हुआ था, और दूसरी बात ये कि प्रेमा से आपके दोस्त दाननाथ भी मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत की वजह से बाबू अमृत राय ने शादी करने से इनकार कर दिया था। दोनों चीजें वो देखते थे। उनको भी मालूम था कि मैं तो दर्द को सह लूंगा, मैं गम को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरा दोस्त इस गम को, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बड़े हसास शख्स थे, मुआशरे की बुराइयां, खासकर खवातीन के बुरे हालात पर परेशान रहते थे और उनकी बेहतरी के लिए कोशिश किया करते थे। ये भी समाज सुधारक की तरह ही थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था, तो कोशिश करते रहते थे कि किसी तरह मौका मिले और मैं मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को दूर करने लगूं। आप हसास थे, महसूस करते थे कि क्या खराबियां चल रही हैं मुआशरे के अंदर, क्या कमियां चल रही हैं, और उन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। आपने खवातीन की हालत को करीब से देखा, बेवाओं की हालत को आपने करीब से देखा, और उसको दूर करने के लिए आप कोशिश करते रहे, दूर करने के लिए आप जद्दोजहद करते रहे, और कोशिश भी आपकी रंग भी लाई। आखिर में आपने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला इस नावल के अंदर, और उस आश्रम के अंदर उन विधवाओं को, तलाकशुदा खवातीन को, और ऐसी खवातीन जो घर से परेशान हैं, नहीं रह सकती अपने घर वालों के साथ, घर वालों ने निकाल दिया है, किसी वजह से वो अलग रहती हैं, तो उनको भी उसमें मद्दऊ किया और आश्रम में इनको रखा। आश्रम में रखा, लेकिन वहां पर मुआशी जरूरियात किस तरह से पूरा की जाए, तो प्रेमचंद ने बाबू अमृत राय के जरिए एक तजवीज़ भी पेश की, और वो तजवीज़ थी छोटे छोटे काम धंधों की, छोटे छोटे बिजनेस की।
वहां पर खुद मुख्तारी वाले छोटे छोटे काम शुरू किए, जिसके जरिए इनकी आमद शुरू हुई तो और इनके अंदर खुशी हुई और ये खुद मुख्तार बनकर उस जगह के ऊपर जिंदगी गुजर बसर करने लगी। तो ये जो किरदार है बाबू अमृत राय का, मैंने बताया आपको कि हीरो की तरह पेश किया है, सच्चाई की अक्कासी करता है, साफ गोई पेश करता है और कुर्बानी की मिसाल है। अपने सामने जो भी चीज आए उसके लिए ये मतलब जो इससे तलब की जाए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए ये किरदार तैयार रहता है। इस किरदार में जरा सा भी लालच नहीं है, लेकिन दिल का बहुत साफ है और दोस्तों से अपने बहुत मोहब्बत करता है। अपनी मोहब्बत को भी ये छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन दोस्त के दुख को देखते हुए, दोस्त के दर्द को देखते हुए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देता है और उसे छोड़ देता है। तो जो प्रेमचंद इस किरदार के जरिए तलब करना चाहते थे वो आपने तलब किया है। जो खसूसियात आप बताना चाहते थे वो सारी खसूसियात में प्रेमचंद बताने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं। सही मानों के अंदर जो शख्स मुआशरे की भलाई कर सकता है, जो बदलाव कर सकता है, उसी तरह का शख्स बाबू अमृत राय को बताया गया है कि अगर मौका मिले तो मुआशरे में बहुत बड़ी तब्दीली इस शख्स के जरिए लाई जा सकती है, ऐसे शख्स के जरिए लाई जा सकती है। आगे आते हैं, अगला किरदार है बच्चों प्रोफेसर दाननाथ। प्रोफेसर दाननाथ ये बाबू अमृत राय का दोस्त है। ये प्रोफेसर हैं लेकिन बड़े मस्खरे किस्म के हैं, हंसी मजाक के अंदर माहिर हैं, बात से बात निकालने का फन आपको आता है। कभी कहीं बैठे तकरीर वगैरह में तो जरा सी देर खामोश नहीं रहते, कुछ ना कुछ चटर पटर इनके मुंह से निकलती रहती है, कुछ ना कुछ बातें इनके मुंह से निकलती रहती है। समाज सुधार में इनका मन नहीं लगता। बाबू अमृत राय जो इनके दोस्त थे वो समाज सुधारक थे। समाज की अंदर जो बुराइयां हैं, मुआशरे की बुराइयों को परेशान रहते थे, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं थी, ना नाम की फिक्र थी, ना कुछ और परवाह थी, सिर्फ अपने दोस्त से मोहब्बत थी और प्रेमा से मोहब्बत थी। इन दोनों की मोहब्बत की वजह से ये खामोश थे। प्रेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन बाबू अमृत राय की बीवी का इंतकाल होने के बाद प्रेमा का रिश्ता बाबू अमृत राय से तय हो गया, तो फिर इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और इतनी मोहब्बत इनकी प्रेमा से थी कि जाहिर नहीं कर सकते थे उसे। मन ही मन तो ये सोचते थे कि मैं बाबू अमृत राय से भी ज्यादा प्रेमा से मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपने मन से उसको जाहिर नहीं करते थे। बाबू अमृत राय के जिगरी दोस्त और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुआशरे की खिदमत को फिजूल और वक्त की बर्बादी समझते थे। बात बात में हंसी मजाक की आदत थी। दाननाथ सहल पसंद आदमी थे। किसी उसूल के लिए तकलीफ उठाना उन्होंने सीखा ही नहीं था। आसानी देखते थे हर काम के अंदर, जो काम आसानी से हो जाए वो हो गया। कॉलेज जाते सुबह 11 बजे उठकर और कॉलेज में थोड़ा वक्त गुजारते और उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए अपनी किताबें वगैरह पढ़ते। वहां से आ जाते, शाम को सैर व सियाहत के लिए जाते। टेनिस वगैरह खेलने का शौक था, टेनिस खेलने जाते और उसके बाद फिर वापस अपने घर पर आ जाते। समाज सेवा से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, परेशानियां उठाना नहीं चाहते थे। आसानी से जिंदगी गुजर रही थी तो ये जिंदगी को आसानी से ही गुजार देते हैं। सिर्फ एक दुख था, वो ये था कि प्रेमा इनको नहीं मिली थी। लेकिन आखिर चल के प्रेमा की भी इनसे शादी होती है तो ये बाबू अमृत राय के खिलाफ भी हो जाते हैं, बाबू अमृत राय के खिलाफ भी बातें करने लग जाते हैं। लेकिन बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्त से बहुत मोहब्बत करते हैं और दोस्त के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्त की मोहब्बत की वजह से ही प्रेमा से शादी करने से इनकार कर देते हैं। इनका सोच ये रहता है कि जब अमृत राय ने इससे शादी नहीं की, कुर्बानी दी है मेरे लिए, तो मैं भी कुर्बानी दूंगा और मैं भी प्रेमा से शादी नहीं करूंगा। लेकिन अमृत राय इनकी कुर्बानी नहीं चलने देते। इनको डांटते हैं, डपटते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, अपनी धौंस दिखाते हैं और आखिर में इनकी शादी प्रेमा से करवा ही देते हैं। बाबू अमृत राय खुद करवाते हैं। लेकिन अपने दोस्त बाबू अमृत राय से बहुत मोहब्बत किया करते थे। ये प्रेमा से भी मोहब्बत करते थे, लेकिन अमृत राय से प्रेमा की शादी के तय होने के बाद ये मोहब्बत उन्होंने अपने दिल में ही दबाई थी और जरा सा भी किसी के ऊपर कोई राज जाहिर नहीं किया था, कोई राज नहीं बताया था। हमेशा खुद अपने दिल ही दिल घुलते रहते थे, मन ही मन घुलते रहते थे, लेकिन किसी के सामने इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं खोला था। हालांकि बाबू अमृत राय को ये बात पता थी, प्रेमा को भी राज पता था कि दाननाथ मुझसे मोहब्बत करते हैं। और हालांकि इनकी प्रेमा से शादी हो गई थी, अमृत राय ने जो कुर्बानी दी थी, कुर्बानी काम कर गई और जबरदस्ती अमृत राय ने शादी करवा दी, इनकी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी ये प्रेमा की तरफ से मशकूक रहे। इनको ये शक था कि प्रेमा अपने दिल से अभी भी बाबू अमृत राय को नहीं निकाल पाई है, इसलिए बाबू अमृत राय से इनकी दुश्मनी भी हो गई। तरह तरह से बाबू अमृत राय को बदनाम करने की कोशिश करते थे। ऊपर से कमला प्रसाद भी इनके कान भन रहा था, तो कान के कच्चे भी ये यहां पर नजर आते हैं। ये किरदार जो है दूसरों की बातों में आ जाने वाला किरदार है। हालांकि दिल से ये तस्लीम नहीं करता है कि बाबू अमृत राय बेईमान होंगे या प्रेमा मुझसे मोहब्बत नहीं करती होगी,
लेकिन खुद अपने नफ्स के कंट्रोल में आकर नफ्स की वजह से इन तरह की बातें करता है, इस तरह की बातें करता है, और फिर बाद में आखिर में ये सुधर भी जाता है। जब कमला प्रसाद की सच्चाई सामने आती है तो इसको भी अपने किए हुए कामों के ऊपर पछतावा होता है, इसको गलती होती है कि इसने वो काम किए हैं जो नहीं करना चाहिए था, जिन कामों की तरफ नहीं जाना चाहिए था। बाबू अमृत राय से फिर से इसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। इख्तिलाफात शुरू में पैदा होते हैं, लेकिन वो इख्तिलाफात ये आपस में ख़त्म कर लेते हैं। एक और बात इनकी प्रोफेसर दाननाथ की थी, क्योंकि बाबू अमृत राय मजहब के खिलाफ बातें किया करते थे। ये जो बेवा युवा है, विधवाओं का युवा है, और फिर दूसरे समाज सुधार के काम है, ज्यादातर काम मजहब से मुखालिफ हुआ करते थे। तो मजहब से मुखालिफत के लिए बाबू अमृत राय आगे रहते थे। तो बाबू अमृत राय की मुखालिफत में प्रोफेसर दाननाथ मजहब के हिमायती बन गए। लाला बद्री प्रसाद, कमला प्रसाद और दाननाथ, इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, और बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, जिसमें इन्होंने लठैत वगैरह भी शामिल किए, और बाबू अमृत राय के हर काम की ये खिलाफत करते थे, हर काम के खिलाफ खड़े हो जाते थे। एक बार तो प्रेमा ने भी इनका साथ दिया था, जिसकी वजह से दाननाथ और अमृत राय में और ज्यादा दुश्मनी हो गई थी, और ज्यादा दोनों एक दूसरे के सूरत देखना नहीं चाहते थे। तो बाबू अमृत राय के दिल में तो कुछ नहीं था, लेकिन दाननाथ के दिल में बहुत बातें थी, जिन्हें वो दूसरों के सामने जाहिर किया करते थे। सारी बातें, ज्यादातर जो बातें हैं, वो कमला प्रसाद की वजह से पैदा हुई थी। तो इस तरह का प्रोफेसर दाननाथ का किरदार मुंशी प्रेमचंद ने बनाया है, और इसके जरिए भी मुंशी प्रेमचंद जो पैगाम देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, दोस्ती का जज्बा भी बताया है। फिर हसद और जलन की वजह से इंसान क्या हो जाता है, वो भी इस किरदार के जरिए बताया है। अच्छाई और बुराई के बीच में जो कश्मकश चलती रहती है, जो जहनी कश्मकश चलती है, हम ऊपरी तौर पर कितनी भी बुराइयां कर लें, लेकिन हमारा दिल जानता है कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या सही नहीं है। दाननाथ के किरदार को भी इस कश्मकश से उलझते हुए दिखाया गया है, इस कश्मकश के अंदर पड़ते हुए दिखाया गया है। इसके बाद बच्चों अगला किरदार है पूर्णा का। पूर्णा का किरदार भी बड़ा जबरदस्त किरदार है, और इस कहानी को आगे लेकर बढ़ता है। और बाबू अमृत राय की तरह ही पूर्णा का किरदार भी आगे चलकर मरकजी किरदार की तरह पेश आता है। जहां तक हमने मुताला किया है, जो 8 बाब हमारे सबक के तौर पर दिए गए हैं, वहां पर पूर्णा के किरदार का ज्यादा काम नहीं है। 9वें बाब के बाद से पूर्णा के किरदार का ऊपर रोशनी ज्यादा पड़ती है, वो किरदार ज्यादा तेजी के साथ उभरता है, ज्यादा ऊपर आता है। बच्चों, पूर्णा पढ़ी लिखी लड़की है, खूबसूरत है, हंसी मजाक करने वाली है, लोगों से हंसकर मिलती है, अच्छे इखलाक हैं, साफ कल्ब है इसका, इनकी सारी के साथ बातें करती है। बताया गया है कि अपने आस पड़ोस के लोगों के कल्ब को इसने मुसक्खर कर लिया था, अपने ताबे में कर लिया था। हर काम के अंदर लोगों के शरीक रहती थी, चाहे सुख हो के दुख हो, लोगों के काम आती थी। तो ये बहुत उम्दा तरीके से इस किरदार को पेश किया गया है, लेकिन इस किरदार के जरिए मुआशरे की बुराइयों को भी पेश किया गया है। नजरिया बताया गया है कि जब इंसान सुख रहता है, सुखी में रहता है, कोई गम उसको नहीं रहता, तो फिर वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसको मुआशरे की बुराइयों की कोई परवाह नहीं रहती, मुआशरे की कमजोरियों कमतरियों की कोई परवाह नहीं रहती। पूर्णा एक हसास लड़की है, अच्छे और बुरे में फर्क करना जानती है, इसको भी पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन जब ये शादीशुदा रहती है, इसके शौहर वसंत कुमार के साथ ये रहती है, तो वसंत कुमार का नजरिया, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, यह था कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो ईश्वर की देन है, और हमें ईश्वर के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यानी उनका मानना है कि ये जो समाज सुधारक हैं, बाबू अमृत राय जो समाज सुधारक बनते हैं, पंडित अमरनाथ जो समाज सुधारक बनते हैं, ये समाज सुधारक ईश्वर के काम में दखल अंदाजी करते हैं। बेवाओं की जो खराब हालात है, ये हालात ईश्वर की देन है। समाज में जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां ईश्वर की देन है। और जो बदकारियां फैली हुई हैं मुआशरे के अंदर, और जो कमियां फैली हुई हैं, ये कमियां सब ईश्वर की देन है। तो ईश्वर ने जब इसको ऐसा करना चाहा है, इस बुराइयों को पैदा करना चाहा है, इस बुराई को जमाए रखा है, तो हम कौन होते हैं ईश्वर के काम में दखल अंदाजी करने वाले। ये वसंत कुमार की सोच थी, यही लाला बद्री प्रसाद की भी सोच थी, और यही पूर्णा की सोच थी शुरुआत के अंदर, क्योंकि उसने दुख दर्द नहीं देखे थे। तो वो भी समाज सुधारकों के खिलाफ थी, और समाज सुधारकों के अंदर भी वो मर्दों के खिलाफ उसने बात कही थी। कहती है वो, एक बार जब उससे कहा गया, प्रेमा उससे कहती है कि एक बहुत बड़े मुकर्रिर आए हैं और खवातीन की बुरी हालात को सुधारना चाहते हैं,
उनकी जो कमजोरियां हैं उनको मजबूतियों में बदलना चाहते हैं, तो ये जवाब देती है कि पहले अपने आप की तो सुधार लें। अगर मर्द अपनी बुराइयां सुधार लेंगे तो खवातीन खुद ब खुद सुधर जाएंगी। तो साफ गोई के साथ अपनी बात कहती है, सफाई के साथ जो दिल में है वो कह देती है। पढ़ी लिखी खातून है, समझदार है। देखिए आप इसका किरदार। पूर्णा लाला बद्री प्रसाद के पड़ोसी वसंत कुमार की बीवी थी। वो बहुत ही हसीन, बहुत ही नेक और सलीकेदार खातून थी। ब्राह्मणी थी ये, वसंत कुमार ब्राह्मण थे, तो इस वजह से लाला बद्री प्रसाद ने इनकी मदद भी खूब की थी। बशाश चेहरा था इसका, अच्छे अखलाक और इंकिसारी के साथ ही इसमें हमदर्दी और खिदमत गुजारी का जज्बा था, जिसकी वजह से हर कोई इसके करीब रहना चाहता था। प्रेमा से इसकी अच्छी और गहरी दोस्ती थी। पूर्णा की नजर में समाज सुधार करने वाले लोगों को औरतों से कब्ल मर्दों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यानी या तो सुधार करना ही है तो मर्दों में करो, औरतों को कोई सुधार की जरूरत नहीं है। औरतों की जो हालत है, जो बुराइयां हैं, वो भगवान की देन है, वो ईश्वर की देन है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत में इसका नजरिया इस तरह का रहता है कि तब्दीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे चलकर जब ये खुद बेवा हो जाती है, एक हादसे के अंदर वसंत कुमार का इंतकाल हो जाता है, पानी में डूबकर ये मर जाते हैं, उसके बाद पूर्णा को सच्चाई का सामना करना पड़ता है। पहले इसका समाज के लिए क्या नजरिया था, क्योंकि इसने शुरुआत के दुख नहीं देखे थे। अच्छा इसका लहजा था, इंकिसारी के साथ मिलती थी, और फिर ये इस जात से ताल्लुक रखती थी कि उसको कोई दुख दर्द परेशानियां बचपन के अंदर नहीं सहनी पड़ी थी। अच्छी तरह इसका बचपन गुजरा था, हंसते खेलते इसका बचपन गुजरा था, और शादी भी इसकी अच्छी जगह हुई थी, वहां भी सुख से रहती थी, कोई कमी नहीं थी। जो भी थे इसके वसंत कुमार थे और इनके साथ खुश रहती थी। उसी तरह से इसका नजरिया था। जब इसने दुख देखे ही नहीं तो ये दूसरों के दुखों को कैसे बर्दाश्त करती, उनके दुखों को कैसे समझती। लेकिन जब ये खुद बेवा हो गई तो इसको सच्चाई समझ में आ गई कि औरतों की क्या हालात है, बेवाओं के क्या हालात हैं, बेवाओं को किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से दबाया जाता है, कि वो अपनी मर्जी से एक रेशमी साड़ी तक नहीं पहन सकती, अपनी मर्जी से किसी खुशी के काम में शरीक नहीं हो सकती, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती जो इन करना चाहती हैं। हर अपनी मर्जी को, हर अपनी तमन्ना को, आरज़ू को बेवाओं को दबाना पड़ता है। जब ये बेवा बन गई तो इसको सारी चीजें समझ में आ गई, और फिर ये बाबू अमृत राय की हिमायती हो गई। बाबू अमृत राय के कामों की ये हिमायत करने लग गई, और आखिर में बाबू अमृत राय इसे भी अपने आश्रम में ले जाते हैं। शुरुआत में ये कमला प्रसाद के घर के अंदर ही, बद्री प्रसाद के घर के अंदर ही रहती है, जहां पर कमला प्रसाद इसके ऊपर खराब नजर रखते हैं और इसके ऊपर हमला भी करते हैं। ये उन्हीं को घायल कर कर वहां से चली जाती है, और फिर अपनी पूरी जिंदगी आश्रम में गुजारने का ये भी तहिया कर लेती है। आश्रम में जिंदगी गुजारती है, लेकिन वहां भी आप किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती। आश्रम में भी ये मुफ्त की रोटी नहीं खाना चाहती। वहां भी ये कुछ काम शुरू करती है, जो बाबू अमृत राय ने तजवीज़ दिए उन कामों को ये शुरू करती है, और उन कामों के जरिए अपनी जिंदगी के अंदर जो मुआशी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करती है, यानी खुद मुख्तार हो जाती है। और यही नजरिया मुंशी प्रेमचंद ने पेश किया है कि बेवाओं को, तलाकशुदा खवातीन को, और ऐसी खवातीन जो मुआशरे में बदहाल हैं, वहां किसी एक खातून के बारे में बात नहीं हो रही, सारी खवातीन को ले लिया जो बदहाली के अंदर जिंदगी जी रही हैं, वो उस आश्रम में आ जाएं और वो खुद मुख्तारी के साथ जिंदगी गुजारें, अपने बाइज़्ज़त जिंदगी वहां पर गुजार सकती हैं। जब खुद मुख्तारी आ जाती है तो फिर वो अपने आप के अंदर ही इज्जत महसूस करती हैं, अपने आप के अंदर ही अपने आप को बड़ा महसूस करती हैं। तो ये पूर्णा का किरदार है। इस किरदार को भी बड़ी खूबसूरती के साथ उतारा है मुंशी प्रेमचंद ने। अगला जो अहम किरदार है बच्चों, वो है प्रेमा का। प्रेमा को शुरुआत के अंदर हीरोइन की तरह पेश किया गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस हीरोइन का काम कम हो जाता है। हालांकि ये मरकज में बना रहता है, बीच में किरदार बना रहता है, लेकिन इसका काम कम हो जाता है, और प्रेमा और अमृत राय का काम ही मंजर आम पर ज्यादा रहता है, ज्यादा रोशनाई के साथ रहता है। ये प्रेमा जो है बच्चों, ये लाला बद्री प्रसाद की बेटी थी, और एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, अक्लमंद खातून थी। बहुत अक्लमंद थी, बहुत समझदार थी। इतनी समझदार थी कि जब बद्री प्रसाद ने इसकी शादी दाननाथ से कर दी तो ये कश्मकश में थी, लेकिन जब बाबू अमृत राय ने इसको खत लिखा तो ये उनके खत का मफहूम समझ गई, उसके माने समझ गई, और इसने दाननाथ से शादी की हाँ कर दी। बाबू अमृत राय ने भी जब इससे शादी तोड़ी थी, शादी के 1 महीने पहले ही इनकार कर दिया था शादी का, और नजरिया ये बताया था कि बेवाओं से ही शादी करूंगा, तो ये उनके जो फैसला है उसकी भी कदर करती है, उनके जज्बात की भी कदर करती है, खुद अपने आप के अंदर ही घुटती है, मरती है, लेकिन वो शादी के लिए
इनकार कर देती है। वो तैयार हो जाती है कि मैं बाबू अमृत राय से अब शादी नहीं करूंगी। अब माँ बाप इसके गुस्सा करते हैं, लाला बद्री प्रसाद भी गुस्सा करते हैं, इनकी मां देवकी भी गुस्सा करती है, कमला प्रसाद भी गुस्सा करता है, लेकिन ये सभी को इनकार कर देती है कि कोई भी बाबू अमृत राय के खिलाफ कोई बातें नहीं करेगा, कोई भी उन्हें मुझसे शादी करने के लिए रजामंद करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कोई उनके पास नहीं जाए, अगर कोई रजामंदी के लिए उनके पास जाएगा तो फिर मैं उससे नाराज हो जाऊंगी। मना करती है सबको उनके पास जाने से। प्रेमा अमृत राय से मोहब्बत करती थी और दाननाथ प्रेमा से मोहब्बत करते थे। प्रेमा बुलंद ख्याल खातून थी, ईसार और मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रेमा की मोहब्बत का जज्बा शोहर परस्ती पर मुनहसिर था। वो मुआशरे की बुराइयों के मामले में अमृत राय से मुत्तफिक थी। पूर्णा शुरुआत के अंदर अपने शोहर वसंत कुमार से मुत्तफिक थी, बद्री प्रसाद से मुत्तफिक थी, कमला प्रसाद से मुत्तफिक थी, लेकिन जब उसने सच्चाइयां देखी तो वो बाबू अमृत राय के सपोर्ट के अंदर आ गई। जबकि प्रेमा ये शुरुआत से ही, क्योंकि बाबू अमृत राय के ख्याल इसको पता है और यहां पर बताया गया है कि एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई अक्लमंद खातून थी, उसके अंदर अक्ल फहम मौजूद था, अच्छाई और बुराई को वो देखती थी, क्या काम मुआशरे में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसका इसके अंदर फहम था, समझ था, तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं हुई और वो बाबू अमृत राय के सपोर्ट में रही, बाबू अमृत राय की हिमायती बनी रही। वो मुआशरे की बुराइयों के मामले में अमृत राय से मुत्तफिक थी। जब कहानी आगे बढ़ती है, वो इससे हमारी किताब में यहां पर हमारे लिए दिए नहीं गए हैं, तो एक किस्सा यह था कि बाबू अमृत राय और दाननाथ दोनों का जलसा होने वाला है। दाननाथ कमला प्रसाद के साथ मिलकर बाबू अमृत राय के जलसे में खलल डालने की कोशिश करता है। अपने गुंडे भेजता है कमला प्रसाद कि वो वहां पर जाएंगे और उस जलसे को खराब कर देंगे। बाबू अमृत राय चंदे के लिए जलसा कर रहे हैं, उनको आश्रम बनाना है और आश्रम के लिए चंदा जमा करना है। चंदे के बगैर जो उनके पास पैसा था सारा वो तो उन्होंने खर्च कर दिया है। अब चंदे के बगैर काम नहीं चलने वाला है, चंदा जरूरी है। बाबू अमृत राय को दाननाथ और कमला प्रसाद बदनाम करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तहरीक जारी रखते हैं और चंदा जमा करने का काम जारी रखते हैं। जब काम में अड़ंगा नहीं आता है तो कमला प्रसाद अपने गुंडे भेजता है और गुंडे इस तरह के होते हैं कि वो उस जलसे को रोकना चाहते हैं, खूब धमका करते हैं, खूब हंगामा करते हैं। वहां प्रेमा खुद पहुंच जाती है। कब? कि जब शोहर उसके ऊपर शक कर रहा है। बाबू अमृत राय से उसको दूरी बनाए रखनी चाहिए थी, बाबू अमृत राय के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। दाननाथ उससे नाराज था, इस मामले के अंदर नाराज हो रहा था। उस वक्त ये वहां चली गई, भरे जलसे के अंदर चली गई, भरे हॉल के अंदर चली गई। पूरा हॉल खचाखच आदमियों से भरा हुआ था। खवातीन चटाई के पीछे एक तरफ छोटी से हिस्से के अंदर बैठी हुई थी, वो स्टेज के ऊपर चली गई और हंगामा करने वालों को इस तरह से उसने अपनी तकरीर से मुतासिर किया कि जो हंगामा करने आए थे वो उल्टा चंदा देकर गए। जो गुंडे बनकर आए थे, बड़े बड़े लठेत बनकर आए थे, लाठियां लेकर आए थे, वो भी चंदा देकर गए। इस तरह के हालात इसने अपनी तकरीर के जरिए वहां पर कर दिए थे। तो सुलझे हुए ख्यालों की खातून है और एक आदर्श किरदार की तरह इसको पेश किया है, मॉडल की तरह इसको पेश किया है। और कुछ देर बाद ये किरदार अपने काम के अंदर कमी लाते हुए अपने रुखसती कर लेता है। दाननाथ के साथ इसकी शादी हो जाती है, उसके बाद इसका काम कम होने लगता है। लेकिन कहानी का बहुत अहम किरदार है, कहानी को आगे बढ़ाता है। एक और किरदार है बच्चों यहां पर जो हमें मुतासिर करता है, वो है लाला बद्री प्रसाद का किरदार। लाला बद्री प्रसाद का किरदार एक सेठ का किरदार है, शहर के एक रईस का किरदार है, जो दान दुन्ने जो करते हैं ना, फराग दिल रखता है, लोगों को पैसे रुपये दौलत जो भी इसको तकसीम करना है खूब करता है, मजलूमों की मदद करता है, मोहताजों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। जो इसके पास दौलत है, जितनी दौलत है वो लुटाने की कोशिश करता है। जब पूर्णा विधवा हो जाती है तो पूर्णा की पूरी जिंदगी आराम से गुजारने की तजवीज पेश करता है और अपने पास से 4,000 रुपए बैंक में जमा कराने की कोशिश करता है कि जिसके ब्याज से पूर्णा का काम चलता रहे। तो हसास दिल का मालिक इसको बताया गया है, रहम दिल इंसान बताया गया है। तो ये रहम दिल है, लेकिन एक दूसरा जद पहलू भी इसका दिखाया गया है और वो है कि ये मजहबी बातों में जरा सा भी इख्तिलाफ नहीं चाहता, मजहब से जरा सी भी छेड़छाड़ नहीं चाहता। पुराने रिवायती अंदाज के अंदर मजहब के बचाव करने की कोशिश करता है। मजहब में जो बुराइयां बताई गई हैं उनको ये बुराइयां नहीं मानता, उसको मजहबी अकायद मानता है और उसमें जरा सी भी फेरबदल, जरा सी भी रद्दो बदल, जरा सी भी तब्दीलियां करने के ये खिलाफ है।
कोई उसमें छेड़छाड़, कोई उसमें तब्दीलियां नहीं करना चाहता। तो इस मामले के अंदर बाबू अमृत राय से इसके इख्तिलाफ हो जाते हैं। प्रेमा की, इनकी ही बेटी है लाला बद्री प्रसाद की, शादी होने वाली होती है, लेकिन शादी से 1 महीने कबल इसको इनकार कर दिया जाता है। तो बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इनकी बीवी देवकी इनको समझाती है और गुस्सा कम करती है और दाननाथ से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लाला बद्री प्रसाद देखे बच्चों, ये प्रेमा के वालिद हैं और शहर की नामी शख्सियत हैं, बहुत अमीर हैं, रूसा में इनका शुमार होता है। पूरा शहर इनकी बात सुनता है, इनकी बात को मानने की कोशिश करता है। जो इनको चाहने वाले हैं वो इनके ऊपर जान छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी शराफत पूरे शहर में मशहूर थी, उनसे ठगकर कोई पैसा भी नहीं ले सकता था और मजहब के मामले में बहुत ही फराग दिल थे। खुदगर्जियों से दूर भागते थे, मगर मोहताजों की मदद करने में कभी ना चूकते थे। खुश मिजाज थे और खुश मजाक शख्स थे, लेकिन मजहब के मामले में काफी सख्त हैं और मुआशरे की बुराइयां जिनका ताल्लुक मजहब से है उनमें किसी किस्म की तब्दीली करने के खिलाफ हैं। जो मजहब से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, इनका मानना है वो वैसे ही रहनी चाहिए जैसे रिवायती अंदाज में चलती चली आ रही हैं। बेवाओं के विवाह के मसले के ऊपर जब बात होती है तो उसके वो सख्त खिलाफ हैं। बेवाओं की शादी वो नहीं चाहते कि बेवाओं की शादी हो, सख्त खिलाफ हैं। लेकिन जब पर्दे के बारे में बात आती है कि पर्दा क्यों भाई, पर्दे की रस्म क्यों, तो वो उसकी हिमायत करते हैं कि पर्दा नहीं होना चाहिए, ये पर्दे की रस्म के खिलाफ है। तो कुछ मामलों में तो ये जदीद तरीन सोच के मालिक हैं और कुछ मामलों के अंदर ये जहला से भी बदतरीन हो जाते हैं, बहुत कमतर तरह की सोच रखते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प किरदार है और कहानी के लिए, मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। जो प्रेमचंद इनसे चाहते थे वही इनसे काम करवाया है, उसी अंदाज में इनको बताया है। सब कुछ होने के बाद भी एक हसास दिल का इनको मालिक बताया है, जो गरीबों की, मोहताजों की मदद करना चाहता है। बाबू अमृत राय को जो रिश्ता तोड़ चुके हैं, इतना होने के बाद भी, दुश्मनी होने के बावजूद भी, बेटी से शादी से इनकार करने के बावजूद भी ये गलत नहीं समझते हैं। दिल ही दिल में कहीं से उनको सही तरीके से तस्लीम करते हैं। उनको पता है कि बाबू अमृत राय ईमानदार हैं, बाबू अमृत राय बेईमानी नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, दूसरों की दौलत के ऊपर पड़ा पड़ा नहीं खा सकता। और इस बात का हमें कहां से पता चलता है, जब कमला प्रसाद कहता है कि बाबू अमृत राय तो चंदे के रुपये जमा कर रहे हैं और उन रुपयों से अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे, तो ये इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। चंदे के रुपये जो जमा होंगे वो बाबू अमृत राय सही मौके के ऊपर काम करेंगे। अपने बेटे को झूठा करार दे देते हैं, बेटे के ऊपर इनको यकीन नहीं है, लेकिन बाबू अमृत राय के ऊपर बहुत यकीन है इनको। तो चंद बातों में तो वो पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा फराग दिल हैं और चंद बातों में जोहला से भी पस्तरीन। जो मैंने बताया आपको कि जब विधवा विवाह की बात आती है तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि बेवाओं की शादी हो, बेवाओं को जो हाल है उनका मुआशरे में जिस तरह से रह रही हैं उसी तरह से रहने दिया जाए। लेकिन बात जब पर्दे की आती है या पढ़ी लिखी लड़कियों से उनकी मर्जी जानने की बात आती है, शादी लड़कियों की मर्जी से करने की बात आती है, तो उसमें वो बहुत आगे की सोच रखते हैं। अपनी बेटी से जान लेना चाहते हैं कि वो शादी करेगी नहीं करेगी, बगैर मर्जी उसके शादी नहीं करना चाहते, जबरदस्ती नहीं करना चाहते। तो इसीलिए उनको कई बातों में तो फराख दिल बताया गया है और कई बातों के अंदर जहला से भी उनको पस्तरीन बताया गया है। एक और किरदार है बच्चों, कमला प्रसाद, जो बड़ा ही लालची और कमीना किस्म का इंसान है। अपने लालच के अंदर ही कुछ भी कर सकता है। सिनेमा देखने का इसका शौक है, लेकिन लालच इतना है कि 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता। वहां मैनेजर से इसने दोस्ती कर रखी है, फिल्म तो फ्री में देखता ही है, सिनेमा तो फ्री में देखता ही है, साथ ही ये मैनेजर के घर खाना भी खाई आता है और उसी के खर्चे के अंदर अपनी जिंदगी वहां पर चलाता है। घर के अंदर भी बहुत सख्ती के साथ रहता है, नौकरों के सब पर बहुत बड़ा जुल्म करता है। ये सारे नौकर इससे डरते हैं। इसके बूट की आवाज से ही, जूतों की आवाज से ही हवेली के अंदर इनके सन्नाटा छा जाता है, खौफ पैदा हो जाता है। बाहर से आता है तो एक आध नौकत की तो शामत आएगी। दूसरा मैंने बताया कि लालची है, और तीसरी बात इसकी निकल कर आई कि बदकिमाश भी निकल आई है। हालांकि दूसरी औरतों के ऊपर गलत नजर नहीं रखता था, लेकिन पूर्णा के ऊपर इसकी गलत नजर थी। गलत नजरों की बिना के ऊपर ही पूर्णा के ऊपर यह हमला भी करता है, जिसकी वजह से इसको बदनामी और रुसवाई हासिल होती है। बेईमान है लाला बाबू अमृत राय के खिलाफ ये बदनामी करने की कोशिश करता है। दाननाथ के भी कान भरता है, प्रेमा के भी कान भरता है, शहर में भी उनके लोगों को बताता है कि बाबू अमृत राय बेईमान है। गुंडे भी रखता है, ये गुंडों से बाबू अमृत राय को पिटवाने की कोशिश करता है, उनके जलसे में हंगामा करने की कोशिश करता है। यानी जो जो बुराइयां
एक बुरे इंसान के अंदर होती हैं, वो सारी बुराइयां कमला प्रसाद के अंदर दिखाई गई हैं। हालांकि आखिर के अंदर ये भी सुधर जाता है और ये सीधे रास्ते पर आ जाता है, सच्चे रास्ते पर आ जाता है। लेकिन बहुत बदनामी के बाद, रुसवाई के बाद, पूरे मुआशरे में इसकी बदनामी हो जाती है। जब ये पूर्णा के ऊपर गलत नजर रखते हुए हमला करता है तो वो बात सारे मुआशरे को पता चल जाती है, सारे समाज को पता चल जाती है, और फिर अपनी बदनामी की वजह से ये राह रास्त के ऊपर आ जाता है। कमला प्रसाद लाला बद्री प्रसाद का इकलौता बेटा था। दौलत की फरावानी उसके किरदार पर साफ नजर आती है। अपने से छोटों पर और कमजोरों के साथ सख्ती और बेरहमी से पेश आया करता था। झूठ और फरेब इसकी फितरत में रचा बसा था। दोस्तों के बीच अपनी आशिक मिजाजी, रंगीनी और शौकीन फितरत के लिए जाने जाते थे, लेकिन बहुत बड़े कंजूस थे और अपने शौक पूरा करने के लिए अपनी जेब से पाई भी खर्च नहीं किया करते थे और अपनी बातों की महारत से काम चलाया करते थे। लापरवाही भी इनकी फितरत में शामिल थी और इनकी बीवी भी इसी वजह से, इनकी कंजूसी की वजह से ही इनसे नाराज रहती थी। वो कहती थी कि अगर किसी और के ऊपर इनका दिल आ जाए तो ये खुशियां मनाएंगी, लेकिन इनका दिल किसी के ऊपर आता ही नहीं है, ना किसी और के ऊपर आता है ना मेरे ऊपर आता है। इनकी बीवी खुद इनसे दुखी रहती थी। और इनकी बीवी का जो किरदार है वो सुमित्रा नाम की खातून है। ये भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार है। कमला प्रसाद की बीवी है, लेकिन घर में बहुत दुख के साथ रह रही है। पूर्णा से कहती है कि तुम्हारा जो दुख है मेरा दुख उससे बढ़कर है। पूर्णा से बढ़कर दुख बताती है अपना। पूर्णा के शौहर का इंतकाल हो चुका है, वो बेवा हो चुकी है, लेकिन कहते हैं कि बहन तुमने तो कुछ दिन तो खुशियों के देखे, मेरे नसीब में तो जरा सी खुशियां नहीं आई। ये भी मजहबी खातून है, मजहब के मुताबिक चलती है, खिदमत करती है, लोगों की मुहताजों को, गरीबों में पैसा बांटती है, लेकिन अपने घर वालों से, घर से परेशान है। इस घर से जाना चाहती है, लेकिन घर वाले भी अपनी इज्जत को समेटे बैठे हुए हैं, इसको बुलाना नहीं चाहते। इसके घर वालों का मानना है कि बेटी की एक बार डोली चली गई घर से तो उस घर से अर्थी ही आनी चाहिए, ये बेटी को नहीं लाना चाहते। जबकि बेटी कई बार खत लिख चुकी है कि मैं यहां परेशान हूं, मुझे बुला लीजिए, लेकिन वो नहीं बुलाते। सुमित्रा लाला बद्री प्रसाद की बहू और कमला प्रसाद की बीवी है। अपने शोहर और सास से परेशान रहती है और उन्हें नीचा दिखाने और चढ़ाने वाले हर फेल को करने की कोशिश करती है। सुमित्रा की इस घर में कोई इज्जत नहीं थी, कोई वक़्त नहीं थी, कोई उसकी बात नहीं सुनता था, और उसकी वजह ही बताई गई है कि वो हर वो काम करती थी जिससे इसको मना किया जाता था। शोहर जिस बात से खफा रहता था उसी बात को ये दोहराती थी। अपनी सास को चिढ़ाने के लिए हर वो काम किया करती थी जिन कामों से सास रोकती थी, सास मना करती थी, तो सारे काम ये करती थी। इस वजह से इससे नाराज रहते थे सभी, और ये भी लोगों से नाराज रहती थी। लेकिन प्रेमा से इसकी बातचीत थी और पूर्णा इसकी गहरी सहेली थी। पूर्णा से हर दुख सुख इसके सामने आते थे, सामने निकल कर आते थे। खूब खुश होकर, दिल खोलकर ये पूर्णा से बातें किया करती थी। आगे आते हैं बच्चों, अगले और किरदार है देवकी का, जो लाला बद्री प्रसाद की बीवी है, प्रेमा की वालिदा है। ये भी सादा औरत है, पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन खुश मिजाज है, खुश मजाक है और समझदार है। इसको पता है क्या सही है क्या गलत है। ये भी बाबू अमृत राय के खिलाफ तो है, लेकिन बाबू अमृत राय को गलत नहीं मानती, बाबू अमृत राय को झूठा नहीं मानती। शोहर से इत्तेफाक रखती है, मुत्तफिक है, लेकिन कई मामलों के अंदर शोहर को भी इसके सामने झुकना पड़ता है। लाला बद्री प्रसाद की बीवी है, आम औरतों की तरह अपने शोहर की इज्जत भी करती है और शोहर से डरती भी है, लेकिन बात आने पर शोहर को ताना मारने से भी नहीं झिझकती। यानी वो पति पत्नी वाली जो छेड़छाड़ होती है वो इन दोनों के बीच में चलती रहती है। हंसी मजाक, शगुफ्ता हंसी मजाक दोनों के अंदर चलता रहता है। एक पढ़ी लिखी, समझदार और खुश मजाक खातून है, ना हक किसी की बुराई नहीं सुनती और समझदारी से मामलात तय करती है। लाला बद्री प्रसाद जब गुस्सा हो जाते हैं अपनी बेटी की शादी को लेकर और दाननाथ को इनकार करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त ये सामने आती है और अपने शौहर से लड़ पड़ती है। उसका खत फाड़ देती है जो दाननाथ को लिख रहा था इनकार के लिए। वो मना करती है कि तुम क्या चाहते हो, और फिर रजामंदी उसको बनाने की कोशिश करती है। बद्री प्रसाद को दाननाथ से शादी के लिए मना लेती है। जब प्रेमा की मर्जी जानने की बात आती है तब वो इनकार कर देती है। यानी यहां पर ये अपने शौहर से नीचे हो जाती है, नीचे की सोच रखती है थोड़ी, लेकिन फिर भी समझदार खातून बताई गई है। अच्छे को अच्छा कहती है, बुरे को बुरा कहती है, कभी झूठी बातें बुराइयों में नहीं रहती। हाँ, अपनी बहू से इसके इख्तिलाफात है। अब वो क्यों है इख्तिलाफात? तो सास बहू में जो चलती है छेड़खानी, सास बहू में जो तानाकशी चलती है, वो इनके बीच में चलती ही रहती थी। सास जैसी बहू चाहती थी उसको वैसी बहू नहीं मिली थी, उसको पूर्णा की जैसी बहू चाहिए थी, लेकिन
सुमित्रा पूर्णा की जैसी नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर, बहुत सारी कमजोरियां थी और उन कमजोरियों के ऊपर ये तानाकशी किया करती थी, कमजोरियों को ही वो निशाना बनाया करती थी। एक किरदार है बच्चों वसंत कुमार, जो छोटा सा किरदार है लेकिन कहानी के अंदर अपना असर छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। ये पूर्णा के शौहर हैं, पुराने ख्याल के हैं और इनका ख्याल, मैंने आपको बताया कि इनका ख्याल है कि समाज में जो बुराइयां हैं, मुआशरे की बुराइयां हैं, वो ईश्वर की देन है और ईश्वर के दिए हुए बुराइयों के अंदर, ईश्वर के कर दिए गए मामलात के अंदर, तय कर दिए गए मामलात के अंदर हमें दखलंदाजी देने का कोई हक नहीं है, हमें ईश्वर के मामलों में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और कुछ देर बाद ही इनका इंतकाल हो जाता है, पानी में डूब जाते हैं और उसके बाद ये किरदार खत्म हो जाता है। तो ये कहानी के लिहाज से अहम किरदार नहीं है, लेकिन पूर्णा की जिंदगी इस किरदार ने बयान कर दी है, जाहिर कर दी है। पूर्णा की खुशियां इसने जाहिर कर दी हैं, खूब खुश रखते थे पूर्णा को। पूर्णा के शौहर में और पुराने ख्यालात की हिमायत करते हैं, मुआशरे की बुराइयों को ईश्वर की देन समझकर उन बुराइयों को दूर करने के अमल को ईश्वर के काम में दखल अंदाजी समझते हैं, इसलिए समाज सुधारकों से, समाज सुधार की बातों से ये भी दूर रहा करते थे। एक और किरदार है बच्चों पंडित अमरनाथ। ये बिल्कुल छोटा सा किरदार है, बस एक बार नजर आया है शुरुआत के अंदर, उसके बाद ये आगे नजर नहीं आता, लेकिन पूरी कहानी के ऊपर पंडित अमरनाथ की तकरीर का ही असर है। पंडित अमरनाथ ने शुरुआत के अंदर ही एक तकरीर की है और वो तकरीर है बेवाओं के विवाह के ऊपर। ये तकरीर करते हैं और कहते हैं कि जो मर्द अपनी बीवियों को खो चुके हैं, जिनकी पहली बीवियों का इंतकाल हो गया है, तो वो दूसरी शादी जब करें तो किसी कुंवारी लड़की से नहीं करें, वो अपनी दूसरी शादी किसी बेवा से ही करें। और इस तकरीर से ही बाबू अमृत राय मुतासिर होते हैं और उसके बाद वो अहद कर लेते हैं कि वो कुंवारी लड़की से शादी नहीं करेंगे और फिर पूरी की पूरी हमारा नॉवल आगे बढ़ता है, पूरी कहानी हमारी आगे बढ़ती है। तो ये एक मुस्लिम हैं और मुकर्रिर हैं, अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर अपनी तकरीरों के जरिए मुआशरे की बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनकी हिमायत करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी ऐसे हैं कुछ जो पुराने रीति रिवाज को मानते हैं, जिनकी अक्ल और फहम ये मानती है कि मजहब के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, तो वो इनके खिलाफ हैं, इनको बुरा भला कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे किरदार हैं, अहम किरदार जो हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इनको आपको लिख लेना है। खासियत मैंने आपको बता दी है और किरदारों की किरदार निगारी के अंदर प्रेमचंद जो काम चाहते थे वो इन किरदारों से करवाया है। इन किरदारों के जरिए कहानी को बहुत असरदार बनाया है, बहुत दिलकश बनाया है। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, नावल बेवा के जरिए प्रेमचंद हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, वजाहत कीजिए। इस नावल के जरिए प्रेमचंद आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं? बच्चों साफ साफ पैगाम है कि इस नावल के जरिए प्रेमचंद मुआशरे की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, खवातीन की हालत को सुधारना चाहते हैं, खवातीन की जो हालत है वो सच्चाइयां दिखाना चाहते हैं, जो छुपे हुए हालात हैं वो दिखाना चाहते हैं कि बंद पर्दों के पीछे खवातीन के साथ क्या होता है, बेवाओं के साथ क्या होता है, बंद कमरे के पीछे उनके साथ कैसी कैसी हरकतें की जाती हैं, किस किस तरह से उनको सताया जाता है, बड़े बड़े आलिशान घरों के अंदर उनकी जो बहुएं हैं उनके क्या हालात रहते हैं, बीवियों के क्या हालात जो शोहर करते हैं, ये सच्चाई दिखाई गई है मुआशरे की। साफ गोई के साथ सच्चाई बयान की है, कोई लाग लपेट प्रेमचंद ने नहीं रखी है और ये पैगाम दिया है कि हमें मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बनाने की कोशिश करनी है और अच्छा मुआशरा तभी बनेगा कि जब खवातीन के हालात सुधरेंगे। अगर खवातीन खुश नहीं है तो मुआशरे में बच्चों कोई भी खुश नहीं रह सकता। सबकी खुशी के लिए खवातीन का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खवातीन की सही तरीके से तरबियत, सही तरीके से उनको परवरिश मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आपने जो मसला था बेवाओं के विवाह का, वो तो करने के लिए आपने पैगाम दिया है कि बेवाओं की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बेवाएं होती हैं, कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो तलाकशुदा हो जाती हैं या उनके शोहर उनको छोड़ देते हैं, वो बेइज्जती के साथ, जिल्लत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करती हैं। सच्चाई तो दिखाई है, साथ ही आपने एक तजवीज़ भी पेश की है कि जिनकी शादी हो सकती है शादी कर देनी चाहिए और शादी मुआशरे में आसान बनानी चाहिए, लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए आपने एक विधवा आश्रम खोला है। आपने एक रास्ता बताया है उनको इज्जतदार जिंदगी देने का, उनको मोहताजी से बचाने का, उनको खुद मुख्तार बनाने का आपने तरीका बताया है। एक आश्रम खोल दिया है और उस आश्रम के अंदर छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर दिए हैं, छोटे छोटे खुद मुख्तारी वाले काम शुरू कर दिए गए हैं, जिनको वो खवातीन करें और उसके जरिए जो रुपया पैसा इनको मिले वहां से अपनी मुआशी जरूरियात पूरी करें।
वहां से अपनी जिंदगी आसान बनाएं, वहां से वो खुद मुख्तार हो जाएं। तो प्रेमचंद इस नावल के जरिए हमारी इस्लाह करना चाहते हैं, मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं। और कोई भी बच्चों तख्लीक हो वो तभी असर करती है कि जब उस तख्लीक का असर मुआशरे के ऊपर हो। सही मानों में उसकी जो लिखने की वजह है वो तभी साबित हो पाएगी, तभी सही हो पाएगी कि जब उसके ज़रिए से मुआशरे की इस्लाह हो पाए, मुआशरा सीधे रास्ते के ऊपर आ पाए। तो ये जो पैगाम है मैंने आपके ऊपर जाहिर कर दिया है, आपको पता है कि पैगाम क्या है, यहाँ से आपको लिख लेना है। प्रेमचंद ने नावल बेवाह में खालिस हिंदुस्तानी मुआशरे में बेवाहपन के मसले को पेश किया है। इस नावल में पूर्णा नाम की एक बेसहारा बेवा है। मुआशरे के भूखे भेड़िए उसके आखिरी दौलत उसके जिस्म को नोचना चाहते हैं। पूर्णा के किरदार ने मुआशरे में हकीर और मुसीबत ज़दा बेवाओं की मजबूरियों को दिल को छूने वाली तस्वीर कशी के साथ पेश की है। जब ये लाला बद्री प्रसाद के घर में रहता है, किरदार पूर्णा रहती है, तो वहां पर किस किस तरह के इसको सामना करना पड़ता है, किन किन मजबूरियों के साथ जिंदगी गुजर बसर करती है। वो वहां रहती है, खाती है, पीती है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं लगता, फिर भी उसको जो है जिल्लत महसूस होती है। और ऊपर से कमला प्रसाद की बुरी नजरें उसको हमेशा कचोटती रहती हैं। और दूसरे जो आसपास की जो खवातीन हैं उनके भी हालात देखे हुए हैं, तो उसको पता है कि बेवाओं की जिंदगी किस तरह से गुजर होती है, जो जिल्लत उनको झेलनी पड़ती है, जो बदनामी रुसवाई बात बात के ऊपर उनको तानाकशी की जाती है, वो चीजें इसने करीब से देखी हैं। सुमित्रा और प्रेमा के किरदार मिसाली खातून के किरदार हैं, जबकि कमला प्रसाद बदकारों के नुमाइंदा हैं जिन्होंने खवातीन और मजलूमों पर इब्लीसी जुल्म किए हैं। प्रेमचंद ने खुद अपनी जिंदगी में एक बेवा से शादी करके समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। आपको मैंने प्रेमचंद की सवाने हयात के दौरान बताया था कि प्रेमचंद ने जो अपनी शुरुआती शादी थी उससे अलग हटकर बाद में जो शादी की थी वो एक बेवा खातून से की थी और उसी से साथ फिर जिंदगी भर अपने जिंदगी गुजारी। इस नावल में घुटनज़दा हालात में रहने वाली एक हिंदुस्तानी औरत की मजबूरियों और तकदीर की जिंदा तस्वीर कशी की है। नावल का मजगर्जी किरदार अमृत राय एक बेवा से शादी करना चाहता है ताकि किसी नौजवान लड़की की जिंदगी तबाह ना हो। पंडित अमरनाथ की तकरीर सुनी थी और वो तकरीर थी कि कभी किसी ऐसे मर्द को जो अपनी बीवी को खो चुका है, जो रनवा हो चुका है, कुंवारी लड़की से शादी करने का हक नहीं है। और प्रेमचंद के जो बताते हैं कि अमृत राय को भी हक नहीं था और ये इंसाफ के खिलाफ आपने बताया है। इंसाफ ये है कि बराबरी का मुआयना हो, ये बराबरी नहीं है। कुंवारी लड़की को कुंवारे शख्स के मिलना चाहिए, ऐसे शख्स को मिलना चाहिए जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। और जो अपनी बीवियों को खो चुके हैं, तलाक दे चुके हैं, वो किसी विधवा से ही शादी करें, किसी बेवा की जिंदगी को ही संवारने की कोशिश करें। इस नावल में प्रेमचंद ने बेवाओं के मसाइल को एक नए रूप में पेश किया है और उसका मुतबादिल भी तजवीज़ किया है। प्रेमचंद ने मुआशी खुद इन्हिसारी में बेवाओं के मसले का हल दिखाया है, जो कि अमली काम है, यानी आपने करके दिखाने की कोशिश की है, अपने खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की है। वो मुआशरे की बेआसरा खवातीन के लिए एक आश्रम खोलते हैं ताकि वो आश्रम में खुद मुख्तारी के साथ बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। यानी आपने मसाइल तो उठा दिए हैं, मसले तो पेश कर दिए हैं, खवातीन की हालत तो बता दी है, लेकिन सिर्फ हालत बताने तक आप महदूद नहीं रहे, उनकी हालत को सुधारने की तजवीज़ भी पेश की है। यानी आप देखिए कि कितनी बड़ी सोच है प्रेमचंद की कि एक तरफ तो आप हसास हैं, दुख दर्द और परेशानियां महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन दुख दर्द और परेशानियों को दूर करने की तजवीज़ भी पेश कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, किस तरह इनकी तकलीफों को दूर किया जा सकता है। तो दो तजवीज़ आपने पेश की। पहली तो है कि विधवाओं की शादी करा दी जाए तो वो सुखी रहेंगी, आराम से रहेंगी, और दूसरी तजवीज़ कि जिन विधवाओं की शादी नहीं होती तो उनको घुटन की जिंदगी जीने का हक नहीं है, उनको आराम की जिंदगी जीने का हक है। उनके लिए आपने आश्रम खोल दिया है। उनको घरों से निकालो, जहां बदकारियां होती हैं उन घरों से निकालो, अंधेरी कोठरियों से निकालो, और एक खुद मुख्तार जिंदगी देने की कोशिश की है। तो इस तरह से यहां पर जो आखिरी सवाल है उसका जवाब भी हमारा मुकम्मल हो जाता है। इसे भी आपको लिख लेना है। बहुत खूबसूरत नावल है बच्चों। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 8 बाब हमने पढ़े हैं, मुताला किया है हमने 8 बाब का, और जो बाब हैं 16 बाब हैं टोटल। आप ढूंढें इसको और आगे के हिस्से का भी मुताला करें, तो पूरे के पूरे नावल जब आप पढ़ लोगे तो एक अलग ही सोच आपकी पैदा होगी, अलग ही ख्याल आपका पैदा होगा, और बेवाओं के लिए जो हमदर्दी होनी चाहिए, खवातीन के लिए जो हमदर्दी होना चाहिए, उसमें भी आपके जहन में, आपके दिलों में इजाफा होगा। यहाँ पर बच्चों इस सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।